सेंसरी फिजियोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर मोटर फिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो रिफ्लेक्सेस को क्लासिफाई करने के, यू नो, देयर आर मेनी वेज टू क्लासिफाई रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन. So here we are going to talk about the simple physiological classification based upon the number of synapses. ठीक है, नंबर ऑफ साइनेप्सिस किसी भी रिफ्लेक्स में कितने हैं, तो उसकी बेस पे हम उसको 3 उसमें क्लासेस में डिवाइड करते हैं. दैट इज मोनोसाइनेप्टिक, डाइसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक. मोनो मींस 1 उसमें साइनेप्स होगा, उसके बाद डाई जो है उसमें 2 साइनेप्सिस होंगे, और पोली में मोर देन 2 होंगे, मल्टीपल साइनेप्सिस होंगे. So first of all, monosynaptic reflexes, for example, the most common example is stretch reflex. Stretch reflex, it means that when a muscle is stretched, skeletal muscle is stretched, it contracts. So this is stretch reflex. आपकी जितनी भी जो आप क्लिनिकली इलिसिट करते हैं टेंडन जर्क्स, जैसे नी जर्क हो गई, बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स. ठीक है, जितने भी हम जो क्लिनिकली हैमर के साथ, क्लिनिकल हैमर के साथ बेसिकली रिफ्लेक्सेस जो इलिसिट करते हैं, दे स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस. बेसिकली हम करते क्या है, यहाँ जब पटेला पे फॉर एग्जांपल नी जर्क में हम जब यहाँ क्लिनिकल हैमर हम स्ट्राइक करते हैं ना, तो मसल बेसिकली स्ट्रेच होता है. ठीक है, ये मसल स्ट्रेच होता है, क्वाड्रिसेप्स इन दिस केस, और यहाँ पर मसल के अंदर मसल स्पिंडल होता है, एक सेंसरी रिसेप्टर. ठीक है, मसल स्पिंडल होता है मसल के अंदर. ये देखें, ये मसल है, स्केलेटल मसल है सारा, और ये इसके अंदर है मसल स्पिंडल जो कि एक सेंसरी रिसेप्टर है. ठीक है, तो यहाँ से ये रिसेप्टर जो है मसल स्पिंडल, यहाँ से एफरेंट इंपल्सेस जाएंगी, सेंसरी इंपल्सेस, और जो सेंसरी पाथवे है वो है इसका 1A फाइबर्स. ठीक है, या अगर वो दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें होगा A अल्फा. ठीक है, A अल्फा या 1A, एक ही चीज है. ठीक है, यहाँ से ये इंपल्सेस जाएंगी सेंसरी पाथवे के अलोंग सेंटर में. यहाँ से डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से एंटर होंगी. ठीक है, और यहाँ ये साइनेप्स करेंगी विद द इफरेंट न्यूरॉन. तो आप देख सकते हैं कि 1 न्यूरॉन से, ठीक है, 1 न्यूरॉन, तो सॉरी 1 साइनेप्स है. ठीक है, 1 साइनेप्स है, इसलिए इसे मोनोसाइनेप्टिक कहते हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. तो यहाँ से इफरेंट न्यूरॉन राइज करेगा, और वेंट्रल हॉर्न से ये अल्फा मोटर न्यूरॉन होगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन इसका इफरेंट होगा, और ये आके आपको पता है कि अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है मसल कंट्रैक्शन काज करते हैं. ठीक है, तो ये इसका सारा रिफ्लेक्स सर्किटरी है. ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स की, जो कि एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, एक साइनेप्स है. इसमें जो साइनेप्टिक डिले होगा, जो कि एक साइनेप्स के अंदर टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो 0.5 मिली सेकेंड. तो ये एक अदर तरीका है हमें किसी भी रिफ्लेक्स के बारे में जानने के लिए, जिसमें 0.5 मिली सेकेंड है, तो ऑफ कोर्स वो मिनिमम टाइम है, वो एक साइनेप्स को शो करेगी. अगर किसी रिफ्लेक्स में ये साइनेप्टिक डिले से बोलते हैं, ये 1 मिली सेकेंड है, तो 1 मिली सेकेंड का मतलब है कि उसमें 2 साइनेप्स होंगे, 0.5 प्लस 0.5, वो डाई साइनेप्टिक रिफ्लेक्स होगी. ठीक है, अब थोड़ा सा हम जिसका रिसेप्टर है मसल स्पिंडल, मसल स्पिंडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मसल स्पिंडल जो है ना, बेसिकली ये इंट्राफ्यूजल फाइबर से मिलकर बना होता है. जो ये इसके बाहर जो है ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर है. अच्छा, डिफरेंस क्या है, जो हमारा स्केलेटल मसल होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं ना, स्केलेटल मसल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके जो फाइबर्स हैं ये वाले, ये सारे एक्स्ट्राफ्यूजल इनको कहते हैं. तो इन्हीं की एक मॉडिफाइड फॉर्म है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स की, जिनको हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर. ठीक है, ये बेसिकली स्केलेटल मसल फाइबर्स ही होते हैं, ये वाले जो आप देख रहे हैं ये वाले. ठीक है, these intrafusal fibers they are modified form of the extrafusal fibers. ठीक है, और ये मिलके जो है मसल के अंदर ये मसल स्पिंडल बना देते हैं, जो एक सेंसरी रिसेप्टर है. ठीक है, एक सेंसरी रिसेप्टर है. अब ये जो आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है ना, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की भी आगे 2 टाइप्स हैं. एक ये न्यूक्लियर बैग फाइबर इनको कहते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर्स. ठीक है, न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन में फर्क ये है कि इनका जो सेंट्रल पोर्शन है जिसमें न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो एक बैग लाइक डायलेटेशन में उसमें अरेंज होते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर्स में. ठीक है, और न्यूक्लियर चेन जो फाइबर्स हैं ये एलोंगेटेड होते हैं, और उसमें जो इनके न्यूक्लियाई हैं जो कि सेंट्रल पोर्शन में होते हैं, वो एक एलोंगेटेड चेन की फॉर्म में इनके न्यूक्लियाई जो आपको नजर आएंगे न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में. ठीक है, एलोंगेटेड चेन में वो उनके न्यूक्लियाई होंगे, और न्यूक्लियर बैग में सेंट्रल
बैग लाइक पोर्शन में उनके न्यूक्लियाई होंगे। अच्छा, ये मसल स्पिंडल जो है ना, इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर है, इसको एक कैप्सूल सराउंड करता है, और इसकी फिर इनर्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, नर्व सप्लाई वो। अब इसकी सेंसरी भी है और मोटर भी है। सेंसरी यानी कि यहाँ से जो इम्पल्सेस जाती हैं, अभी हमने बात की थी कि वहां से 1A फाइबर्स जो हैं जाते हैं, ठीक है। तो उसकी ज्यादा बड़ी जो सेंसरी सप्लाई है, मेजर नर्व सप्लाई, वो तो वही है, ग्रुप 1 या 1A जो एफरेंस है वो यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा टू जो ग्रुप 2 फाइबर्स हैं वो भी यहाँ से राइज करते हैं, और यहाँ से इम्पल्सेस लेके वहां जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2, ठीक है, पिछली स्लाइड में भी होगा। ये सेंसरी नर्व सप्लाई आपको दिखाई गई है 1A, ठीक है, जो कि लार्जर फाइबर्स हैं, इनमें स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगी, और ग्रुप 2 फाइबर्स, ठीक है, जो कि स्मॉलर हैं और उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन कम है, ठीक है। ये जो ग्रुप 2 है ये मेनली आपके मसल टोन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो फिर बाज जगह पर नाम इस तरह से भी दिया जाता है कि थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है और कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रुप 1 वाले फाइबर्स हैं इनको प्राइमरी नर्व एंडिंग्स भी बोलते हैं, और ग्रुप 2 वाली इनको सेकेंडरी एंडिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम सिर्फ सेंसरी नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं, अभी हम मोटर पे नहीं है। सेंसरी नर्व सप्लाई को दोबारा मैं डिस्क्राइब कर दूं, प्राइमरी ग्रुप 1A वाली इसको प्राइमरी भी कहते हैं, और ग्रुप 2 वाली जो है इसको सेकेंडरी एंडिंग भी कहते हैं। अब मोटर नर्व सप्लाई के बारे में डिस्कस कर लें। मोटर जो है वो इसकी गैमा इफरेंट न्यूरॉन से होती है, ठीक है। आपको पता है कि इफरेंट न्यूरॉन जो है या मोटर न्यूरॉन्स वो दो टाइप्स के होते हैं, अल्फा एंड गैमा। तो अल्फा जो है ये जो है आपके जो स्केलेटल मसल को सप्लाइड होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को, ठीक है। गैमा जो है मोटर न्यूरॉन्स ये मसल स्पिंडल के लिए है, ठीक है। गैमा मोटर न्यूरॉन्स जो है ये मसल स्पिंडल के लिए है, एंड दे आर सप्लाइड टू द एंड्स ऑफ मसल स्पिंडल। ये देखिए, ये मसल स्पिंडल है, ये इसका एंड और ये एंड, तो बोथ एंड्स पे हमारे पास गैमा इफरेंट नर्व सप्लाई है, ठीक है। बोथ हैंड्स पे हमारे पास ये गैमा इफरेंट और ये गैमा इफरेंट या गैमा मोटर नर्व सप्लाई है। और इसके जो एंड्स होते हैं ना मसल स्पिंडल के, यहाँ पर एक्टिन मायोसिन होता है, तो एंड्स जो है वो कंट्रेक्टाइल होते हैं। अब आप होल स्टोरी आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से जब इफरेंट इम्पल्सेस आती हैं तो वो यहाँ पर इसको क्या करती हैं, एंड्स को एक्टिन और मायोसिन को उसको कंट्रैक्ट करने की काम करती हैं। यहाँ से नर्व सप्लाई जब आएगी गैमा इफरेंट से, तो वो एंड्स को वहां पर एक्टिन मायोसिन है उनको वो डिस्चार्ज देगी, और एक्टिन मायोसिन वहां पर इंटरेक्ट करके कंट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से। अच्छा, और जब भी एक्सटेंसिवली हम इसको फॉर एग्जांपल अपने क्लिनिकल हैमर से आपने इसको अगर आप स्ट्रेच किया है, ठीक है, तो क्लिनिकल हैमर से जब आपने किया है मसल को स्ट्रेच, तो यहाँ इस तरफ करके टेंडन पड़ी होगी या इस तरफ टेंडन पड़ी होगी, और टेंडन स्ट्रेच होगी, टेंडन से ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर स्ट्रेच होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा फ्यूजल इनके जो एंड है इंट्रा फ्यूजल के, दे आर फ्यूज विद द एक्स्ट्रा फ्यूजल, ठीक है। एंड्स ऑफ द इंट्रा फ्यूजल दे आर फ्यूज विद द एक्स्ट्रा फ्यूजल, तो एक्स्ट्रा फ्यूजल स्ट्रेच होगा, ये जो कि प्रॉपर मसल फाइबर है वो स्ट्रेच होगा, और उससे इंट्राफ्यूजल भी स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। इंट्राफ्यूजल भी स्ट्रेच हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि इस पर स्ट्रेच पड़ेगा, और उस स्ट्रेच को डिटेक्ट करेंगे ये वाली आपके हैं, ठीक है, 1A और 2, ठीक है। ये उसको उस स्ट्रेच को डिटेक्ट करेंगे, और यहाँ से इम्पल्सिस जाएंगी, और वहां से फिर इम्पल्सिस स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर इफरेंट इम्पल्सिस जो है वो आके अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू स्केलेटल मसल को कंट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये है इसकी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। इसकी दो तरह की स्टिमुलेशन होती है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, एक इंटरनल स्टिमुलेशन। पहले मैं आपको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन का बता दूं। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन में आपने मसल को स्ट्रेच किया, क्लिनिकल हैमर अप्लाई किया, टेंडन स्ट्रेच हुई, टेंडन से एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर स्ट्रेच हुआ, कर्सर को प्लीज देखिएगा, एक्स्ट्रा फ्यूजल के स्ट्रेच होने से इंट्राफ्यूजल इधर से या इधर से इंट्राफ्यूजल स्ट्रेच हुआ, ठीक है। इंट्राफ्यूजल जो है उसके दरमियान में यहाँ पर सेंसर पड़े हैं, ये सेंसर हैं 1A एंड 2, ठीक है। दोनों में स्ट्रेच जो है वो अप्लाई होगा, और ये स्टिमुलेट हो जाएंगी एंडिंग, यहाँ से एफरेंट इम्पल्सिस जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से मोनो साइनेप्स, वहां पर एक साइनेप्स होगा, वहां से इफरेंट इम्पल्सिस जो आएंगी अलोंग अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन के अलोंग आएंगी, और वो एक्स्ट्रा फ्यूजल को जो प्रॉपर आपका स्केलेटल मसल फाइबर है उसको कंट्रैक्ट करवा देंगी। सो हेंस व्हेन अ मसल इज स्ट्रेच्ड इट कंट्रैक्ट्स। अब ये है इसकी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। इंटरनल स्टिमुलेशन जो है, जी प्लीज म्यूट कीजिएगा, सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट कीजिएगा।
अच्छा, इंटरनल जो इसकी स्टिमुलेशन है ना, अब वो उसको एक्सक्यूज जरा मी सर, जी। सर ये आपके व्यू पे ना एक लिखा आ रहा है, प्लीज मूव दिस विंडो। सो हमें नजर नहीं आता वो, फिर आप जब कर्सर करते हैं ये ये आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर जिस वक्त कर्सर जिस वक्त मेरा है, ये जी वाली जी जो विंडो है ना, ये जी जी। इसको ये मूव हो नहीं रही। इसको कोई किसी को पता है कैसे इसको मूव करते हैं? ये खुद ब खुद कभी आ जाती है, कभी डिसअपियर हो जाती है। जी सर, इसलिए एक गो में हमें समझ नहीं आ रहा, बिकॉज वो चीज पीछे से नजर नहीं आ रही। हाँ बस ये, लेकिन है तो छोटी सी विंडो है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके पीछे जो चीजें हैं वो आपको वर्बली बता दूं। अगर आईटी में से किसी को इसका कोई प्रोसीजर पता हो तो प्लीज तो बता सकता है कि कैसे इसको विंडो को मूव कर सकते हैं, कराची सीपीएसपी आईटी से। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कभी अपीयर हो जाती है, कभी डिसअपीयर हो जाती है। अच्छा खैर, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि उसके पीछे जो चीजें हैं ना वो मैं आपको वर्बली बता दूं। ठीक है। अच्छा जी, ये थी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन थी। और इंटरनल स्टिमुलेशन जो है वो कैसे होती है? अब इंटरनल स्टिमुलेशन में ना, ये गैमा इफरेंट डिस्चार्ज, गैमा इफरेंट डिस्चार्ज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैमा इफरेंट डिस्चार्ज, गैमा इफरेंट जो है ये कॉन्टिन्यूसली फायर करते हैं। गैमा मोटर न्यूरॉन दे आर कॉन्टिन्यूसली फायरिंग, इनमें हर वक्त डिस्चार्ज आता रहता है। उस डिस्चार्ज से एंड्स ऑफ मसल स्पिंडल, ठीक है, वो यहाँ पर एक्टिंग मायोसिन है, वो कंट्रैक्ट करते हैं। सो देर इज कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच is being applied to the ends of muscle spindle due to continuous gamma efferent discharge। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर कॉन्टिन्यूस इम्पल्सेस जो हैं वो यहाँ से एफरेंट इम्पल्सेस, स्पेशली ग्रुप 2 नर्व फाइबर्स के लॉन्ग, ठीक है, वो जाती रहती हैं। और वहां से इफरेंट इम्पल्सेस कॉन्टिन्यूसली अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू आती रहती हैं। एक आप समझ लें कि कॉन्टिन्यूस से एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो 24/7 तकरीबन यहाँ पर अप्लाइड रहती है। और बेसिकली ये सारी कहानी क्या है, यही आपकी वो चीज है जिसे हम मसल टोन कहते हैं। पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ ऑल द स्केलेटल मसल्स इन द बॉडी। ठीक है, आई रिपीट, व्हाट इज मसल टोन? जिसे हम कहते हैं मसल टोन, हाइपरटोनिया हो गया, हाइपोटोनिया हो गया, वो बेसिकली यही चीज है। क्या? कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ ऑल द स्केलेटल मसल्स इन द बॉडी। और वो बेसिकली किस वजह से है? इसी आपके गैमा इफरेंट डिस्चार्ज की वजह से है। ठीक है, गैमा मोटर डिस्चार्ज या गैमा इफरेंट डिस्चार्ज जो कॉन्टिन्यूसली 24/7 यहाँ पर आ रहा है, उससे एंड्स ऑफ मसल स्पिंडल जो है वो कंट्रैक्ट करते रहते हैं मुसलसल। ठीक है, वहां से उनसे ये जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पर जो यहाँ पर स्ट्रेच अप्लाई होता है, और सेंट्रल पोर्शन से जो एफरेंट इम्पल्स कॉन्टिन्यूसली जाती रहती हैं, और वहां से कॉन्टिन्यूसली अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफरेंट इम्पल्स आती हैं और एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर या प्रॉपर स्केलेटल मसल फाइबर को कंट्रैक्ट करके रखती हैं। इसी वजह से आपको मसल्स में टोन महसूस होती है। थोड़ा सा इसका और हम बता देते हैं कि इसकी मसल स्पिंडल, उसके इनर्वेशन का, ये वही आपकी ग्रुप 1A प्राइमरी नर्व एंडिंग है। अच्छा, प्राइमरी जो है ये मेनली, थोड़ा सा यहाँ मैं फर्दर डिटेल में जाना चाहूंगा, ये न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को रैप करती हैं। करती दोनों के हैं, न्यूक्लियर बैग को भी, ये न्यूक्लियर चेन है, ये न्यूक्लियर बैग फाइबर है और ये न्यूक्लियर चेन फाइबर है। जो 1A है वो मेनली न्यूक्लियर बैग को सप्लाई देते हैं, यानी कि यहाँ से हम लेते हैं, और 2 को भी देंगे। और जो ग्रुप 2 है जिनको हम सेकेंडरी एफरेंट बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप 1A जो है प्राइमरी एफरेंट और ग्रुप 2 जो है सेकेंडरी एफरेंट, ये भी दोनों को सप्लाई करती हैं, लेकिन ये मेनली न्यूक्लियर चेन को करती है। आप देख रहे हैं? ठीक है, ये भी दोनों को करती हैं, यहाँ पर दिखाया नहीं है लेकिन दोनों को करती हैं, न्यूक्लियर बैग को भी न्यूक्लियर चेन को भी, लेकिन मेनली ये न्यूक्लियर चेन को। तो नटशेल में क्या, प्राइमरी या ग्रुप 1A मेनली nuclear bag and as well as nuclear chain, while secondary mainly nuclear chain। न्यूक्लियर चेन को ज्यादा सराउंड कर रही है। यही वो है ग्रुप 2 और ये न्यूक्लियर चेन जो कि आपका मसल टोन में ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो दो तरह का स्ट्रेच आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल के अलावा एक और तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेच और डायनेमिक स्ट्रेच। So static stretch क्या है? When a muscle is stretched slowly, there is rapid increase in discharge of impulses from both primary and secondary nerve endings, and nuclear chain fibers are mainly involved in the static response because
न्यूक्लियर चेन फाइबर्स आर सप्लाइड बाय बोथ 1A and 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, न्यूक्लियर चेन जो है उसके पास दोनों की सप्लाई है, 1A की भी और 2 की भी। तो जब हम मसल टोन में यहाँ से इम्पल्सेस जा रही है न्यूक्लियर चेन से मिलेंगे, ठीक है, इसके ऊपर मेन स्ट्रेच आ रहा है और ग्रुप 2 के अलोंग इम्पल्सेस जाएंगी और वहां से फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू आके इसको स्ट्रेच कर कंट्रैक्ट कराएंगी। डायनामिक स्ट्रेच वो है जो आप मसल जब उसको हैमर से आप उसको स्ट्रेच करते हैं। So when a muscle is stretched suddenly, there is tremendous increase in discharge of impulses from primary nerve endings only, या group 1A nerve endings only। ठीक है, सडनली जब आपने उसको स्ट्रेच किया, तो आपने उसको हैमर से आपने स्ट्राइक किया, तो सडन स्ट्रेच अप्लाई हुआ, सो ट्रिमेंडस इंक्रीज इन डिस्चार्ज ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम प्राइमरी नर्व एंडिंग्स ओनली। और प्राइमरी मेनली किसको सप्लाइड है? न्यूक्लियर बैग फाइबर को। ठीक है, प्राइमरी नर्व एंडिंग न्यूक्लियर बैग को सप्लाइड है। ये डायनामिक स्ट्रेच इसको बोलते हैं। मसल स्पिंडल का फंक्शन क्या है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स का क्या फंक्शन है? हम कह सकते हैं कि दो मेन फंक्शन करेंगे। ये रेगुलेट करती है लेंथ ऑफ मसल को। ठीक है, मसल स्पिंडल या स्ट्रेच रिफ्लेक्स, दिस रेगुलेट्स लेंथ ऑफ द मसल and they are involved, as we just discussed, they are involved in the muscle tone mechanism. So that is why the stretch reflex is also called myotatic reflex, because its involvement in the muscle tone mechanism. The stretch reflex is also called myotatic reflex because of its involvement in the muscle tone mechanism. So there are two major functions. They regulate the length of the muscle and they are involved in the muscle tone mechanism. Disynaptic reflex. First we studied the monosynaptic reflex, now the disynaptic reflex. Its example is Golgi tendon reflex. You must have heard the name Golgi tendon reflex. Now this reflex is also called, sometimes it is given in MCQs, it is also called inverse stretch reflex, or also it is called lengthening reaction. Okay, so these are all names of one reflex: Golgi tendon reflex, inverse stretch reflex, or lengthening reaction. What is the basic idea? When a muscle is stretched strongly, पहले आपने स्ट्रेच रिफ्लेक्स में इसको कैसे किया था? आपने सिंपल इसको स्ट्रेच किया था, लेकिन when too much आप उसको स्ट्रेंथ से आप उसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, when a strong stretch, the focus is on strong stretch is applied to the muscle instead of contraction, it undergoes relaxation. ठीक है, तो ये है बेसिकली आपकी गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो किसी भी मसल को आप बहुत ज्यादा आप उसको जब उसको स्ट्रांगली स्ट्रेच करते हैं तो बजाय कंट्रैक्ट करने के एक्सक्यूज मी, वो रिलैक्स कर देता है। एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, बेसिकली मसल की टीयरिंग को प्रिवेंट करती है, टीयरिंग ऑफ मसल को प्रिवेंट करती है। रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, इस रिफ्लेक्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, ये मसल है आपका नी जॉइंट पे, और क्वाड्रिसेप्स फेमोरस उसकी ये टेंडन है, और टेंडन के अंदर ये ऑर्गन पड़े। ठीक है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जैसे कि नाम से गोल्जी टेंडन ऑर्गन। सो जब आप किसी भी मसल को स्ट्रांगली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच अप्लाई करते हैं तो ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स जो हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, और गोल्जी टेंडन ऑर्गन से एफरेंट इंपल्सेस जाती हैं 1B फाइबर्स के नाम। ठीक है, उसमें कौन से थे? 1A and 2 वो एफरेंट थे, इसमें है 1B। ठीक है, ये 1B फाइबर्स जो है ये इसमें एफरेंट पाथवे है, और ये जाएंगे आपके डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से ये क्योंकि सेंसरी होता है वहां से एंटर होंगे स्पाइनल कॉर्ड में, और अब ये देखिए इंटर न्यूरॉन के थ्रू ये आपकी इफरेंट अल्फा मोटर न्यूरॉन से ये कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, और इन्होंने चूंकि मसल को रिलैक्स करवाना है तो इनहिबिटरी कनेक्शन होगा। ठीक है, और साइनेप्सिस कितने हैं? 2 साइनेप्स, एक ये वाला एक ये वाला। इसीलिए ये जो है रिफ्लेक्स ये डाई साइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, क्योंकि इसमें 2 जो है इसमें साइनेप्स। ठीक है, 2 इसमें साइनेप्स है, और ये जो अल्फा मोटर न्यूरॉन यहाँ से वेंट्रल हॉर्न से एंटीरियर मोटर हॉर्न से अराइज कर रहा था, उस अल्फा मोटर न्यूरॉन को ये इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, इस एगोनिस्ट मसल को जो ये सप्लाई हो रहा था अल्फा मोटर न्यूरॉन, उसको ये इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, इनहिबिट करने से ये मसल रिलैक्स हो जाएगा। So when a muscle is strongly stretched, it undergoes relaxation. इसके साथ साथ एक और भी चीज देख रहे होंगे, तो ये एगोनिस्ट जो मसल है, ठीक है, एगोनिस्ट सॉरी एंटागोनिस्ट, जो एंटागोनिस्ट मसल है उसको ये कंट्रैक्ट करवा देते हैं ओवरऑल एक्टिविटी को स्मूथ करवाने के लिए। ठीक है, जो एगोनिस्ट मसल है उसको तो ये रिलैक्स ही करवाएंगे जिसपे आपने स्ट्रेच अप्लाई किया था, लेकिन उसका जो अपोजिट है जो एंटागोनिस्ट मसल है उसको ये कंट्रैक्ट करवा देते हैं। इससे एक पूरा जो मस्कुलर एक्शन है, ये पूरी एक्टिविटी जो ये स्मूथ हो जाती है एक तरह से।
तो ये है बेसिकली इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये वाली चीज अगर आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। दोबारा मैं इसकी सर्किटरी बता दूं। रिसेप्टर्स हैं इसके गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द टेंडन्स। Afferent pathway is 1B nerve fibers. Center is in the spinal cord. ठीक है. There are two synapses. So central delay or synaptic delay will be 1 millisecond 0.5 plus 0.5. And efferent is alpha motor neuron, which is in this case it is inhibited. And relaxation of the effector, the muscle is effector. Relaxation of muscle results. What is the function of inverse stretch reflex? आप गैस कर चुके हैं. इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. इट प्रिवेंट्स टीयरिंग ऑफ द मसल एंड डिटैचमेंट ऑफ द टेंडन फ्रॉम द बोन. तो ये प्रिवेंट करती है. दूसरा इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स टू स्मूथन मसल परफॉर्मेंस. जैसे अभी हमने डिस्कस किया वो दूसरी चीज जो थी कि एंटागोनिस्ट को कंट्रैक्ट करवा देती है, तो इससे नॉर्मली हमारी जो मसल परफॉर्मेंस है वो स्मूथ हो जाती है. पोली साइनेप्टिक रिफ्लेक्स, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है, विड्रॉल या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स है, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स. ये सारी पोली साइनेप्टिक रिफ्लेक्स हैं जिनमें मोर देन टू जो है साइनेप्सिस जो है इन्वॉल्व है, मोर देन टू साइनेप्सिस. अच्छा, इसमें से फ्लेक्सर रिफ्लेक्स को हम डिस्कस करते हैं. फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या चीज होती है? बेसिकली व्हेन अ पेनफुल और नॉक्शियस स्टिमुलस is applied to any body part, the part is flexed. That is why it is called flexor reflex. The part is flexed and withdrawn from the source of painful stimulus. Okay, I repeat, when a noxious or painful stimulus is applied to any body part, the part is flexed and withdrawn from the source of painful stimulus. ठीक है, ताकि उसकी बर्निंग या उसकी जो उसको डैमेज जो है प्रिवेंट किया जा सके. ये एग्जांपल है. इसमें बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ योर हैंड टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, इमीडिएटली आवर हैंड इज विथड्रॉन. ठीक है, इमीडिएटली आवर हैंड इज विथड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पेनफुल स्टिमुलस और हॉट ऑब्जेक्ट. तो ये बेसिकली किस चीज होता है? फ्लेक्सर या विथड्रॉल रिफ्लेक्स होता है. इसमें ऑफ कोर्स रिसेप्टर आप लोग गेस कर चुके होंगे. रिसेप्टर कौन से होंगे? नोसिसेप्टर्स होंगे, या जो रिसेप्टर्स पेन को रिस्पॉन्ड करते हैं नोसिसेप्टर्स बोलते हैं उनको. ठीक है, वो रिसेप्टर्स होंगे. एफरेंट पाथवे जो है वो पेन की इंपल्सेस जा रही हैं, क्योंकि एफरेंट पेन है तो इसमें सी होंगी या ए डेल्टा, बल्कि ज्यादातर क्योंकि फास्ट पेन के लिए जहां से इंपल्सेस जाती हैं तो ए डेल्टा होंगे. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था डिफरेंट फाइबर टाइप्स, तो उसमें पेन के लिए दो तरह के फाइबर थे, सी थे और ए डेल्टा थे. तो इसमें मेनली ए डेल्टा की इन्वॉल्वमेंट होगी. ये इंपल्सेस डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होंगी. अब वहां पर मल्टीपल साइनेप्सिस हैं. ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू मल्टीपल साइनेप्सिस है, और उसमें जो फ्लेक्सर मसल है या एगोनिस्ट मसल है वो स्टिमुलेट होकर कंट्रैक्ट होते हैं फौरन. ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन है, ये अल्फा मोटर न्यूरॉन वेंट्रल हॉर्न से आ रहा है, और ये एगोनिस्ट मसल को फौरन कंट्रैक्ट करवाएगा. एंड हैंड इज विथड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ पेनफुल स्टिमुलस फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है, और इसमें जो एंटेगोनिस्ट हैं या एक्सटेंसर्स हैं वो इसमें इनहिबिट कर दिए जाते हैं, ताकि एगोनिस्ट अपना मसल स्मूथली परफॉर्म कर सके. आमतौर पर ऐसा ही होता है मसल परफॉर्मेंस में. अगर एगोनिस्ट हो रहे हैं तो एंटेगोनिस्ट इनहिबिट होंगे, अगर इस तरह वाइस वर्सा. तो इसमें चूंकि एगोनिस्ट जो है फ्लेक्सर जो है वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एंटेगोनिस्ट को जो है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, वो रिलैक्स करते हैं. ठीक है, और बाज़-औक़ात बल्कि अक्सर इसके साथ एक और भी रिफ्लेक्स कपल होती है. जब भी फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होती है, एक और रिफ्लेक्स आम तौर पे इसके साथ आ रही होती है. ठीक है, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के साथ एनीबॉडी उसका नाम किसी को पता हो भी हम किसी ना सकते हैं. क्रॉस एक्सटेंसर. जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू. तो सर क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स जो है वो आमतौर पर इसके साथ आती है. उसके जो सेंट्रल सर्किट्स हैं फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के, वो इस तरह से इसके साथ कॉम्बिनेट होते हैं. काइंडली म्यूट कीजिएगा डॉक्टर सर, काइंडली म्यूट कीजिएगा. अच्छा, क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स आपने बिल्कुल ठीक बताया. उसमें ये होता है कि बेसिकली बॉडी के जो पोस्चर है उसको स्टेबल करने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल आपका राइट लेग, ठीक है, उस पर किसी पेनफुल ऑब्जेक्ट को टच किए, राइट आपका जो है बिग टो, ठीक है, तो वो फौरन फ्लेक्स करेगा, लेकिन अपोजिट जो है आपकी लेग वो फौरन एक्सटेंड करेगी, वो उसमें एक्सटेंसर रिस्पॉन्स आएगा.
तो इसे कहते हैं क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। दिस इज जस्ट टू बैलेंस द पोस्चर ऑफ द पोस्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है, पोस्चर बैलेंस करने के लिए इसको हम क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स करते हैं जी। सेंसरी सिस्टम की स्लाइड सबको नजर आ रही है? ठीक है जी। सेंसरी सिस्टम जी, सेंसरी सिस्टम पे डिस्कशन शुरू करते हैं अपन। और सबसे पहले हम सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, जो हमारी स्किन में है। लेफ्ट साइड पे आपको जो रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं ये हैं नॉन एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स या अनएनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स, ठीक है। इस फिगर के लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे फ्री नर्व एंडिंग्स, मर्कल डिस्क, हेयर फॉलिकल, ये नॉन एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हैं, इनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता। जबकि राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले जो हैं ये एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हैं। मीजनर्स कॉर्पस्कल्स, रुफिनीज एंड ऑर्गन्स, प्रोसीनियन कॉर्पस्कल्स और एक और होते हैं क्रॉस एंड बल्ब्स, ठीक है, जो मीजनर से मिलते जुलते हैं। तो ये चार आपके मेन रिसेप्टर्स, मीजनर, रुफिनीज, प्रोसीनियन एंड क्रॉस एंड बल्ब्स, ये एनकैप्सुलेटेड है। और फ्री नर्व एंडिंग्स, मर्कल डिस्क और हेयर फॉलिकल ये आपके नॉन एनकैप्सुलेटेड या अनएनकैप्सुलेटेड है। अच्छा जी, इनकी थोड़ा सा हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। पहले एक जनरलाइजेशन, ये जितने भी जो आपके एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हैं, राइट साइड पे नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर रैपिडली अडॉप्टिंग, ठीक है, वो रैपिडली अडॉप्ट कर जाते हैं और उसके बाद फर्दर जो है स्टिमुलस के बारे में वो बताना या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल नहीं बताते कि स्टिमुलस कहाँ पर है, ठीक है। इनमें से सब ये जो है ये रैपिडली अडॉप्ट कर जाते हैं सवाए एक के, और वो है रुफिनीज एंडोर्फिन, ठीक है। इस रुफिनीज के अलावा बाकी जो है मीजनर हो गया, आपका प्रोसीनियन हो गया और क्रॉस एंड बल्ब, दे आर ऑल रैपिडली अडॉप्टिंग, ठीक। अब हम इनकी थोड़ा सा फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये एपिडर्मिस है और नीचे डर्मिस है, तो ये एपिडर्मिस के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं मीजनर कॉर्पस्कल और दे आर इन्वॉल्व इन टच as well as 2-point tactile discrimination and low frequency vibration. Low frequency vibration कहाँ किस frequency तक? up to about 80 hertz, ठीक है। So they are involved in this, perception of touch, 2-point tactile discrimination and low frequency vibration up to 80 hertz. उसके बाद रुफिनीज जो है अंड ऑर्गन्स, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, डीपर ये प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर, डीपर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं रुफिनीज एंड ऑर्गन। दे डिटेक्ट कॉन्टिन्यूस टच और प्रेशर, ठीक है। जैसे इस वक्त अगर आप बैठे हुए हैं तो इस वक्त जो आपकी सेंस ऑफ पोजीशन है जो बैठने से आपको आ रही है, वो इसमें बेसिकली हम कहते हैं कि रुफिनीज एंड ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व है, वो आपको बताते हैं कि आपका पोस्चर कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है एक्सक्यूज मी। तो इसमें जो है रुफिनीज एंड ऑर्गन जो है डीपर टिश्यू में प्रेजेंट है और क्योंकि ये अडॉप्ट नहीं करते या स्लो अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्शन है, स्लो अडॉप्ट करते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूसली वी आर अवेयर कि हम जो है किस सरफेस पे बैठे हैं और किस तरह से हमारी वहाँ से प्रेशर जो है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। थर्ड जो है प्रोसीनियन कॉर्पस्कल्स हैं और इनकी जो बड़ी फेमस इसकी एग्जांपल दी जाती है हिस्टोलॉजी में भी कि इनको जब भी कट, इनका जो सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन, उसकी जो अपीयरेंस है कट अनियन की तरह होती है, ठीक है, कंसेंट्रिक लेमिले उसमें नजर आते हैं आपको जैसे नजर आ रहे हैं, तो मल्टीपल कंसेंट्रिक लेमिले नजर आते हैं, सेंटर में नर्व फाइबर होता है। ये बेसिकली रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, सेंस ऑफ पोजीशन का हमें बताते हैं और उसके साथ साथ वाइब्रेशन इनका जो मेन फंक्शन है। लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं अप टू 800 हर्ट्ज, वो 80 हर्ट्ज तक करते थे मीजनर, और ये जो प्रोसीनियन है ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जैसे यहाँ लिखा अप टू 800 हर्ट्ज। उसके साथ साथ दे आर प्रोप्रियोसेप्टर्स, they inform us about the position of various joints, tendon, muscles, ligaments, etc. Unencapsulated receptors जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनमें जो जनरलाइजेशन है कि वो रैपिडली अडॉप्टिंग थे, ये दे आर ऑल स्लोली अडॉप्टिंग, ये सारे स्लो अडॉप्ट करते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स ये सारे स्लो अडॉप्ट करते हैं एक्सेप्ट वन, उसमें भी एक एक्सेप्शन थी, इसमें भी एक एक्सेप्शन, और वो है हेयर फॉलिकल रिसेप्टर। हेयर फॉलिकल रिसेप्टर जो कि ये हेयर है, हेयर का फॉलिकल है, हेयर के फॉलिकल की बेस पे ये इस तरह से रिएक्ट होता है, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर, ठीक है, लाइट टच को जो डिटेक्ट करता है, ठीक। तो ये जो है ये स्लो अडॉप्ट करते हैं, फ्री नर्व एंडिंग एंड मल्टीपल डिस्क ये स्लो अडॉप्ट करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेन को डिटेक्ट करती है,
इसी तरह टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है फ्री नर्व एंडिंग, फ्रीली प्रेजेंट है ये एपिडर्मिस में, एक्सटेंसिवली प्रेजेंट करती है। तो इसमें क्योंकि पेन और पेन एक प्रोटेक्टिव सेंसेशन है, उसको डिटेक्ट करना है। इसी तरह टेम्परेचर, किसी हद तक जॉइंट मूवमेंट, प्रोप्रियोसेप्शन, ये इनके माइनर फंक्शन है, लेकिन मेन आपने याद रखना है कि फ्री नर्व एंडिंग्स दे आर मेंट फॉर पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, टाइप सी यहाँ से नर्व फाइबर जो एफरेंट होगा। दूसरी मर्कल डिस्क है। मर्कल डिस्क जो है ये लाइट टच को डिटेक्ट करती है। ठीक है, मर्कल डिस्क। तो ये डिस्कशन बेसिकली थोड़ी सी है, आगे इनके मैं फर्दर भी आपको डिटेल बताता हूँ। मर्कल डिस्क की दोबारा देख लेते हैं। एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स, मीजनर कॉर्पसल, रुफिनीज एंड ऑर्गन्स, पिसिनियन और क्रॉस एंड बल्ब। अच्छा, क्रॉस एंड बल्ब का क्या फंक्शन था वो याद रखिएगा कि मीजनर से रिजेंबल करता है। ठीक है, वो भी टच को डिटेक्ट करते हैं। और जैसे कि मीजनर जो है ये नॉन हेयरी स्किन के होते हैं, स्किन ऑफ पाम, सोल्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया, नॉन हेयरी स्किन। इसी तरह क्रॉस की भी यही वाली डिस्ट्रीब्यूशन है और यही वाले फंक्शन है उनके। मर्कल डिस्क जो है दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, एंड दे फॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर व्हिच इज कॉल्ड ईगोडूम रिसेप्टर। डूम शेप रिसेप्टर होता है और ये इट इज फॉर्म्ड बाय द क्लस्टरिंग ऑफ द मर्कल डिस्क। ठीक है, मर्कल डिस्क क्लस्टर होके बना देते हैं, इसी को हम कहते हैं ईगोडूम रिसेप्टर। इट इज फॉर्म्ड बाय द क्लस्टरिंग ऑफ मर्कल डिस्क। तो कुछ डिफरेंसेस हैं मर्कल डिस्क के और मीजनर कॉर्पसल के। बिसाइड्स इसके कैप्सूल के फर्क है। मर्कल डिस्क आपको पता है नॉन एनकैप्सुलेटेड है और मीजनर जो है ये एनकैप्सुलेटेड है। ठीक है, दोनों ही टच को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ फर्क है। मर्कल डिस्क इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ हेयरी एंड नॉन हेयरी स्किन। ये जो मर्कल डिस्क है जो नॉन एनकैप्सुलेटेड है, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ हेयरी एज वेल एज नॉन हेयरी स्किन, जबकि मीजनर इज यूजुअली प्रेजेंट ओनली ऑन द नॉन हेयरी स्किन। ठीक है, मीजनर इज प्रेजेंट नॉन हेयरी स्किन, स्किन ऑफ पाम्स एंड सोल्स। फिर एक और फर्क ये है कि मर्कल डिस्क दे इनिशियली सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, इनिशियली सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल देन अ वीक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा ऐसे दिया करता हूं, जैसे मर्कल डिस्क, आप होल्डिंग अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड। ठीक है, आपने पेन से पेंसिल से आप लिख रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली यू आर अवेयर ऑफ द पोजीशन ऑफ द एंड उसका जो टच है पेन या पेंसिल का वो आपको ब्रेन आपका बता रहा है। तो इसमें बेसिकली आपकी मर्कल डिस्क इन्वॉल्व हो रही है जो अडॉप्ट नहीं कर रही। ठीक है, मर्कल डिस्क फ्री नर्व एंडिंग याद रखिएगा, अभी हमने बात की थी, दे आर स्लोली अडॉप्टिंग और इनकम्प्लीट अडॉप्टेशन होती है। तो आप कॉन्टिन्यूसली उसके पोजीशन से अवेयर हैं। कि जो मीजनर है वो रैपिडली अडॉप्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा फर्क है मर्कल डिस्क में और मीजनर कॉर्पसल में, जो कि बिसाइड्स कैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन का फर्क तो है ही है, ये भी एमसीक्यूज में उस वाले से इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर्स को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फिजिक रिसेप्टर्स जो रैपिड अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बात करते हैं फिजिक रिसेप्टर्स एंड टोनिक रिसेप्टर्स। फिजिक रिसेप्टर्स ये वो रिसेप्टर्स हैं जो रैपिडली अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें आपके वो एनकैप्सुलेटेड आ जाएंगे सारे, मीजनर कॉर्पसल्स, पिसिनियन कॉर्पसल्स, क्रॉस एंड बल्ब, ये सारे रैपिडली अडॉप्ट करते हैं, फिजिक रिसेप्टर्स को बोलते हैं। और टोनिक रिसेप्टर्स which undergo slow and incomplete adaptation। ठीक है, स्लो एंड इनकम्प्लीट अडॉप्टेशन, जैसे कि वो फ्री नर्व एंडिंग जो पेन एंड टेम्परेचर के लिए थी, एंड मर्कल डिस्क दे आर स्लो एंड इनकम्प्लीट अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स, जैसे कुछ मैंने पिक किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मुलर्स लॉ। ठीक है, मुलर्स लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी बोलते हैं या सिर्फ मुलर्स लॉ भी बोलते हैं। ये कुछ भी नहीं है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि हर जो आपकी सेंसेशन है वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन में जाके वहां डिटेक्ट होती है। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर ईच सेंसेशन इज बीइंग कोडेड, एनकोडेड, वहां जाके उसको पता लगता है कि ये वाली सेंसेशन आ रही थी। इसकी स्पेसिफिसिटी को मुलर लॉ बोलते हैं। तो इसको हम डिस्क्राइब इस तरह से कहेंगे कि स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स दे कैरी इंपल्सेस फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स आई रिपीट, दे कैरी इंपल्सेस of a particular sensation from a specific or certain type of receptor to a specific area of the brain। area of the brain को हाईलाइट इसलिए किया कि ये बेसिकली मुलर लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप उस पाथवे को, उन नर्व फाइबर्स को रास्ते में कहीं से भी स्टिमुलेट करेंगे तो सेंसेशन आपको वही परसीव होनी है फॉर विच दैट रिसेप्टर इज स्पेसिफिक। क्या मतलब हुआ इसका कि एक फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर राइट फिंगर पे आपका कोई, आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, जैसे अभी ने फिगर देखी थी,
ठीक है। तो वहां से नोसिसेप्टर्स इनको रिसेप्टर से, नोसिसेप्टर रिसेप्टर थे, और वहां से एफरेंट पाथवे जो जा रहा था ये डेल्टा फाइबर जा रहा था, जो कि पूरा थ्रू एंड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक चला गया। तो अगर इस पाथवे को हम रास्ते से भी कहीं से भी स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, आप किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंटली उसको स्टिमुलेट करते हैं उस पाथवे को, तो आपको सेंसेशन जो है वो पेन की ही परसीव होगी। क्यों? क्योंकि वो जो नर्व फाइबर है वो पेन एरिया में जा रहा है, जहां पर पेन डिटेक्ट हो, ठीक है। nerve fiber इसी तरह carrying touch impulses whenever they are stimulated at any point along the pathway the sensation perceived will be touch, ठीक है, क्योंकि वो टच रिसेप्टर से ओरिजिनेट हुए थे। इसी को मूलर लॉ बोलते हैं। इसी तरह टेस्ट के फाइबर्स को आप रास्ते में से कहीं भी उसको स्टिमुलेट करें एक्सपेरिमेंटली तो आपको टेस्ट की जो है सेंसेशन फील होगी। इसी तरह स्मेल है, इसी तरह हियरिंग है। तो बेसिकली सिंपल सी चीज है जिसको नाम दे दिया गया है कि मूलर्स लॉ, ठीक है। इसी से थोड़ी सी मिलती जुलती चीज है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड लोकलाइजेशन। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड लोकलाइजेशन ये क्या है कि whenever the nerve fibers are stimulated at any point along their pathway the sensation perceived is projected and localized to that part of the body from where the nerve fiber originated, ठीक है। वही वाली एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस की थी कि आपको अगर आपने उसी पाथवे को, नर्वस पाथवे को रास्ते में से कहीं भी स्टिमुलेट किया तो एक तो ये कि वो सेंसेशन वही वाली परसीव होनी है जिसके लिए वो रिसेप्टर स्पेसिफिक है। दूसरा ये कि परसीव कहां पर जाके होनी है, जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था। एग्जांपल, नर्व फाइबर्स कैरिंग पेन इंपल्सेस फ्रॉम राइट हैंड, जैसे मैंने जो पेन की इंपल्सेस लेके जा रहे हैं राइट हैंड से, whenever these nerve fibers are stimulated at any point along the pathway the pain will be perceived at the right hand because the nerve fibers are projected। वहां से कहां से ओरिजिनेट कहां से, राइट हैंड से हुए। तो सेंसेशन आपको उसी जगह पर परसीव होनी है जहां से वो नर्व फाइबर का ओरिजिन है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड लोकलाइजेशन। जहां से उनका ओरिजिन था सेंसेशन आपको उसी जगह पर जाके परसीव होनी है। तो इस लॉ की एक क्लिनिकल इम्प्लीकेशन और आप सबने वो पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, पहले आप लोगों ने कर चुके हैं, उसे कहते हैं फैंटम लिम्फ पेन। जरूर आपने सुना होगा फैंटम लिम्फ पेन, ठीक है। फैंटम लिम्फ के एग्जांपल इसलिए कि सपोज अ पर्सन हैज बीन एम्पुटेटेड एट द एल्बो, ठीक है, एल्बो की आपने एम्पुटेट कर दी। सो आफ्टर मेनी मंथ्स द पेशेंट कम्स अगेन एंड ही सेज दैट आई एम फीलिंग पेन डॉक्टर, आई एम फीलिंग पेन इन द थंब। अब उसको एम्पुटेट आपने कहाँ पे किया था? यहाँ पर एल्बो पे, थंब तो उसका है ही नहीं, लेकिन वो फील पेन कहाँ कर रहा है? थंब पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज पॉइंट टू पॉइंट लोकलाइजेशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सेंसरी कॉर्टेक्स। अब उसका नो डाउट उसका थंब तो नहीं है, लेकिन उसका थंब का जो एरिया ब्रेन में था वो तो प्रेजेंट है। तो अगर स्टंप पे जो नर्व फाइबर्स जा रही हैं, यहाँ एल्बो पे आपने स्टंप बनाया था, वहां पर जो नर्व फाइबर्स जा रही हैं वो किसी भी तरह से वो अगर हाइपर सेंसिटिव हो गई हैं, उसकी डिफरेंट रीजन होती हैं हाइपर सेंसिटिव होने की, आपको पता है, ठीक है, या वहां पर आपने उसको स्टिमुलेट किस तरह से वो हो गई हैं, तो सेंसेशन उसने कहाँ पर परसीव करनी है? उसने एल्बो पे नहीं करनी जहां पर स्टंप बना था, ठीक है, उसने सेंसेशन वहीं पर परसीव करनी है जहां से वो, अगर जो थंब से फाइबर जा रहे थे तो वो थंब पे ही करेगा, वो जी थंब, इसे कहते हैं फैंटम phantom limb pain. This is a common phenomena and this is based upon, sometimes MCQs comes like this, तो ये किस चीज की बेसिकली उसकी है एप्लीकेशन? तो इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड लोकलाइजेशन, that is there is point to point localization between different parts of the body and sensory cortex, because the thumb की जो एरिया था ब्रेन के अंदर वो इंटैक्ट है। नो डाउट ये एक और चीज है जो आपने पढ़ा होगा कि इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सीनस प्लास्टिसिटी होती है, वो एरिया जो है वो साइज में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवर द टाइम जो है वो थंब से इंपल्सिव क्योंकि नहीं जा रही, तो वो प्लास्टिसिटी जरूर होती है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक रह जाता है वो एरिया। थर्ड प्रॉपर्टी इज रिसेप्टर पोटेंशियल और जनरेटर पोटेंशियल, यानी कि रिसेप्टर जो है उनके अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होती है उसे हम रिसेप्टर पोटेंशियल कहते हैं। एंड बेसिकली ये एक फॉर्म है पोटेंशियल की जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, इनमें लोकल पोटेंशियल है बेसिकली। सो whenever a stimulus is applied to a receptor there is a localized change in the membrane potential which is called receptor potential or generator potential जिसे बोलते हैं। Its purpose is to bring the potential to the action potential। बस लोकल पोटेंशियल होती है और उसके बाद वो एक्शन पोटेंशियल तक अगर वो पहुंच जाए तो फिर वहां से फायर होता है, सिग्नल जो है इम्पल्स वहां से जनरेट होती है, जो कि इम्पल्स को लेके जाती है आपका थ्रू एंड थ्रू CNS तक। तो इट रिजेंबल्स
एंड प्लेट पोटेंशियल और ईपीएसपी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल से ये एग्जांपल करती है। लोकलाइज चेंज है, इट इज अ लोकल पोटेंशियल, और यूजुअली ये हाइपोपोलराइजेशन होती है ड्यू टू सोडियम इन्फ्लक्स। तो सोडियम जब इन्फ्लक्स होता है तो उसे बेसिकली क्या होता है, जैसे ये प्रोसीनियम कॉर्पसल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसीनियम कॉर्पसल का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें जब यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये एरिया डिफॉर्म हो जाता है, तो ये सेंटर में जो नर्व फाइबर पड़ा है, ठीक है, नर्व फाइबर पड़ा होता है इसके प्रोसीनियम कॉर्पसल के सेंटर में। बेसिकली विस्कोलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बैलून की तरह का होता है, इसमें सारा फ्लूइड भरा होता है यहाँ पर। तो सेंट्रल जो नर्व फाइबर पड़ा है ना, यहाँ पर मैकेनिकल उसकी स्टिमुलेशन से चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, सोडियम इन्फ्लक्स होता है और उससे यहाँ पर रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। और अगर ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचे तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, और एक्शन पोटेंशियल से फिर अगर इम्पल्सेस जो है वो सीएनएस तक जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, यस, how our brain or we ourselves know about the intensity of stimulus, whether the stimulus is strong or weak, क्योंकि कोई भी जब स्टिमुलस अप्लाई हुआ है तो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, ठीक है, तो हम ब्रेन को कैसे पता लगता है कि इंटेंसिटी क्या थी स्टिमुलस की? एनीबॉडी? जी, how we know about the strength of stimulus? सर बेसिकली देयर आर टू थिंग्स इन इट, ठीक है, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पे डिपेंड करता है। जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, दिस इज वन थिंग। एक तो उसमें ये कि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कितने स्टिमुलेट हुए थे, दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर, ठीक है। ये दो चीजें जो हैं, दो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे उतनी ज्यादा हम स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस। अब ये किस चीज पर डिपेंड करती है? बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस होगी उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर मतलब आपस में रिलेटेड है। ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, greater will be the amplitude of receptor potential, and greater will be the frequency of discharge of impulses from the receptor. This is the relation, ठीक है, कि जितनी ज्यादा ब्रेन के पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्सेस जाती है, जितनी ज्यादा इम्पल्सेस जाती हैं उतना ज्यादा ब्रेन परसीव करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस ज्यादा थी। और वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है, और एम्पलीट्यूड रिसेप्टर पोटेंशियल का जो डिपेंड करता है वो इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गई स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस का हमें कैसे पता चलता है। फिर एक चीज है रिसेप्टिव फील्ड, आपने नाम सुना होगा, और सेंसरी यूनिट, ठीक है, आपस में इंटररिलेटेड है, सेंसरी यूनिट एंड रिसेप्टिव फील्ड। सेंसरी यूनिट बेसिकली क्या है? एक था मोटर यूनिट, ठीक है, मोटर यूनिट ये कि एक आपका मोटर नर्व फाइबर विद ऑल इट्स पेरिफेरल ब्रांचेस, ठीक है, ये स्केलेटल मसल में शायद आपने पढ़ा होगा, एक मोटर नर्व फाइबर विद ऑल इट्स पेरिफेरल ब्रांचेस, वो मोटर यूनिट है। तो सेंसरी यूनिट भी उसी का एक रेसिप्रोकल है। It refers to a single sensory nerve fiber with all its peripheral branches. A single sensory nerve fiber or axon with all its peripheral branches, it is called sensory unit. And the receptive field of a sensory unit is the area, for example, area of skin, from where the impulses are carried by a single sensory unit. ठीक है, वो उसकी receptive field होती है। अब ये रिसेप्टिव फील्ड जो है ये वेरी करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और एडजेसेंट सेंसरी यूनिट्स की रिसेप्टिव फील्ड ओवरलैप भी करती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये एक सेंसरी यूनिट देख रहे हैं, सिंगल सेंसरी नर्व फाइबर विद ऑल इट्स पेरिफेरल ब्रांचेस, और ये जो एरिया है ये इसकी रिसेप्टिव फील्ड है, ये ऑरेंज में आप देख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ इन सारी जगहों से, इस सारी जगह से ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो ये इसकी रिसेप्टिव फील्ड है, और ये सारे का सारा क्या है? सेंसरी, सिंगल सेंसरी नर्व फाइबर विद ऑल इट्स पेरिफेरल ब्रांचेस। नेक्स्ट वी डिस्कस समथिंग अबाउट द पेन सेंसेशन। तो पेन, जैसे कि हमने पहले बात की, तो प्रोटेक्टिव सेंसेशन है या वार्निंग सेंसेशन है। फॉर एग्जांपल इफ योर हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट, बार-बार एक एग्जांपल हम देते हैं, एंड हैंड इज विथड्रॉन, so further damage to our body is protected, prevented and protected, so that is why it is a protective sensation. Or you can say in some appendicitis, I guess appendicitis when there is internal tissue damage is going on and pain occurs, and due to the pain the person seeks treatment. So अगर वो पेन ना हो तो हम ट्रीटमेंट भी इसकी सीख ना करें, और वो जो है फर्दर टिश्यू डैमेज होता जाए और दाना खासा नुकसान हो सकता है। So that is why pain is a protective or warning sensation.
नाउ पेन रिसेप्टर्स, ये जैसे हमने पहले बात की, पेन रिसेप्टर्स जो हैं दे आर प्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है, प्री नर्व एंडिंग्स हैं विच अंडरगो स्लो एंड इनकम्प्लीट एडॉप्टेशन। तो इस फैक्ट की भी हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली कि स्लो उनका जाना जो है एडॉप्टेशन में, इनकम्प्लीट एडॉप्टेशन में जाना फायदेमंद है, बिकॉज एज लॉन्ग एज द नॉक्शियस और पेनफुल स्टिमुलस इज देयर, पेन इज देयर। अगर ऐसा ना हो, वो रिसेप्टर अडॉप्ट कर दे, तो अब वहां पर टिश्यू डैमेज तो हो रहा है लेकिन पर्सन विल नॉट फील पेन, और फिर वो टिश्यू डैमेज जो फर्दर एग्रीवेट हो सकता है। एफरेंट पाथवे जो है इसका, उसमें ए डेल्टा एंड सी टाइप ऑफ फाइबर्स हैं, ठीक है, पेन जो इम्पल्सेस लेके जाते हैं, ए डेल्टा एंड सी टाइप ऑफ फाइबर्स, वो ये देख रहे हैं, ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग जो है ये यहाँ से जा रही है और ए डेल्टा सी टाइप ऑफ फाइबर्स को लेके जाते हैं, और जो ट्रैक्ट है स्पाइनल कॉर्ड में उसे हम बोलते हैं लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये इसकी पेन की इम्पल्सेस लेके जाता है। पेन की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट पेन एंड सेकंड पेन, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन। Source of first pain is skin usually, and source of second pain is skin, deep tissue and our viscera, ठीक है, आमतौर पर डीप टिश्यू और विजरा से आती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी क्वालिटी, जो एक्यूट पेन है पिन प्रिक की पेन है, ठीक है, एक्यूट या फर्स्ट पेन पिन प्रिक की जो पेन है ये एक्यूट पेन है, ये इसकी जो क्वालिटी है ये बर्निंग या नाउजिएटिंग होती है आमतौर पर, क्रॉनिक में बर्निंग नाउजिएटिंग, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो है ये शॉर्ट होता है फर्स्ट पेन का, और इसका लॉन्ग होता है क्रॉनिक पेन, ठीक है। फिर लोकलाइजेशन इसकी डिफर करती है, फर्स्ट पेन इज वेल लोकलाइज्ड, जैसे पिन प्रिक है एग्जैक्ट आपको पता है कि यहाँ पर पिन प्रिक हुई है, डॉर्सम ऑफ लेफ्ट हैंड आपको फौरन उसको आप लोकलाइज कर सकते हैं, जबकि जो इंटरनल टिश्यूज से या विजरा से आ रही है ये इतनी खास तौर पर लोकलाइज नहीं होती है, एब्डोमिनल पेन जैसी होती है, डिफ्यूज पेन होती है आमतौर पर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है इनके फ्रेंड, ठीक है, जैसे हमने पहले बात की, जो फर्स्ट पेन है या एक्यूट पेन है उसमें ए डेल्टा जो कि फास्टर कंडक्टिंग है, और सेकंड पेन में सी टाइप ऑफ नर्व जो कि इनके मुकाबले में स्लोअर कंडक्टिंग है, ठीक है, 0.52 मीटर पर सेकंड हमने इनकी वेलोसिटी डिस्कस की थी। इनका जो ट्रैक्ट है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक की आगे जाके फर्दर डिवीजन होती है उसको कहते हैं नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और इसमें पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। फिर बेसिकली ये जो है ज्यादा इसको डिकोड किया जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फर्स्ट पेन को, और सेकंड जो है ये एंटायरली तकरीबन एंटायरली ये डिकोड हो जाती है थैलेमस के लेवल पे डिकोड हो जाती है, ठीक है, थैलेमस जो है सब कॉर्टिकल सेंटर है पेन के लिए, वहीं पर इसकी सारी की सारी जो है वो डिकोड हो जाती है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसमें जो इन्वॉल्व वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेन में ग्लूटामेट जो है इन्वॉल्व है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है, और सेकंड पेन में सब्सटेंस पी, ठीक है, फर्स्ट पेन में ग्लूटामेट क्योंकि एक्यूट या फास्ट पेन है, और सेकंड पेन में सब्सटेंस पी इंपॉर्टेंट है, ये आमतौर पर एमसीक्यू जो है काफी हमारे साथ, फर्स्ट पेन में या एक्यूट पेन में कौन सा है और सेकंड पेन में कौन सा है। एनाल्जेसिया सिस्टम, ठीक है, ये हमारा एंडोजेनस पेन कंट्रोल सिस्टम है in the CNS. Analgesia system, it is our pain control system in our CNS. A sensitivity of different individuals to pain differs. Different individuals, you know, they respond differently to pain. Some soldier अगर pain हो रही है तो वो और तरह से respond करेगा, आम layman pain हो रही है वो और तरह से respond करेगा आम तौर पे। और ये जो सेंसिटिविटी है दिस पार्टली डिपेंड्स अपॉन द एनाल्जेसिया सिस्टम, ठीक है, एनाल्जेसिया सिस्टम की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है कितना डेवलप कर। नाउ इसके कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है एनाल्जेसिया सिस्टम के, ठीक है, इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है दे आर पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई अराउंड द थर्ड वेंट्रिकुलर, थर्ड वेंट्रिकल के पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है ये इसमें सबसे इसका पहला कंपोनेंट है, ठीक है। फिर इसमें आता है पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया, पेरी एक्विडक्टल सिल्वियस आपको पता है, उसकी जो पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया होता है ये इसका सेकंड कंपोनेंट है। थर्ड कंपोनेंट है इसका न्यूक्लियस ऑफ रेफे मैग्नेस जो कि ब्रेनस्टेम है, बड़ा मशहूर मारूफ न्यूक्लियस है, काफी सारे इसके काम है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ रेफे मैग्नेस ये ब्रेनस्टेम में है। और थर्ड जो है इसका कंपोनेंट वो स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा है, जिसे पीआईसी बोलते हैं, पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ज्यादातर जगहों पर जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है एनाल्जेसिया सिस्टम में वो एंडोजीनस आपका ओपियोइड है एनकेफेलिन, ठीक है, एनकेफेलिन न्यूरॉन, एनकेफेलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है,
जिसके मॉर्फिन लाइक एक्शन होते हैं, ठीक है, एनकैफिलिन न्यूरॉन। तो ये एनकैफिलिन जो एंडोजेनस ओपियाइड है और इसके मॉर्फिन लाइक जो है इसके इफेक्ट्स हैं। So periventricular nuclei, periaqueductal gray area, nucleus of Raphe Magnus, and pain inhibitory complex in the spinal cord. These are all components of the analgesia system. ठीक, अब बेसिकली होता क्या है, ये सपोज एक आपका जो है नोसिसेप्टर है, ठीक है, प्रीनर्वेंट में, यहाँ पर नॉक्सियस स्टिमुलस, पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई हुआ है। ये एफरेंट पेन फाइबर है, सेंसरी पेन फाइबर, ठीक है, सपोज ए डेल्टा टाइप ऑफ फाइबर, ठीक है। अगेन ये रिसेप्टर है, प्रीनर बेंडिंग, यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाई हुआ है, और ये एफरेंट नर्व फाइबर है, पेन का नर्व फाइबर, जो कि इंपल्सेस लेके जा रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सब्सटेंस पी जो है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये स्क्रीट होना था। लेकिन अब ये जो एफरेंट न्यूरॉन आ रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जिसे हम बोलते हैं, इसके साथ एक और न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर साइनेप्स बना रहा है, और वो है इसका कंपोनेंट एनाल्जेसिया सिस्टम का, ठीक है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन है, जो कि एनाल्जेसिया सिस्टम का कंपोनेंट है। और वो बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, वो एनकैफिलिन सिक्रीट कर देता है, ठीक है। वो एनकैफिलिन सिक्रीट करके यहाँ से जो सब्सटेंस पी की सिक्रीशन है उसको यहाँ पर स्टॉप कर देता है, ठीक है। सो पेन इंपल्सेस जो है वो यहीं पर क्या होती हैं कि वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ कनेक्शन आना था, सब्सटेंस पी निकलना था, और फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना था, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने फिर ऊपर असेंड करना था। लेकिन वो सब्सटेंस पी की जो रिलीज है बेसिकली, वही इसने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, ठीक है, एनाल्जेसिया सिस्टम में, जो ऊपर से इसकी सारी इंपल्सेस आ रही हैं, और इसने यहाँ पर आके एंडोजेनस ओपियोइड यहाँ पर सिक्रीट किए, और उससे सब्सटेंस पी की रिलीज यहाँ पर इनहिबिट हो गई है। Whenever any of the component of the analgesia system is stimulated, उन चारों में से कोई भी आप स्टिमुलेट कर लेंगे, there will be inhibition of pain। and ना सिर्फ उसमें ये है कि दोनों तरह की पेन, फर्स्ट पेन एज वेल एज सेकंड पेन, दोनों को वो इनहिबिट कर सकता है। और ना सिर्फ ये कि पेन इनहिबिट होती है, बल्कि द रिफ्लेक्सेस व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय द पेन इंपल्सेस such as flexor reflex or withdrawal reflex, they are also inhibited, ठीक है। सो एनाल्जेसिया सिस्टम इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ सिस्टम जो ना सिर्फ पेन को इनहिबिट कर सकता है, बल्कि जो वेरियस रिफ्लेक्सेस एसोसिएटेड विद पेन, जैसे कि फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, उनको वो उनको भी इनहिबिट कर सकता है। एग्जांपल्स ऑफ एनाल्जेसिया सिस्टम, ये कॉमन है चीज आपने देखी होगी, क्या है ये, एक्यूपंक्चर, ठीक है। तो एक्यूपंक्चर का जो एग्जैक्ट उसकी जो फिजियोलॉजी है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इट इज थॉट के perhaps this acupuncture, this causes stimulation of the components of an analgesia system somehow, and there is release of the endogenous opioids, and then there is inhibition of pain. Another example is stress-induced analgesia. You often have noticed that the soldiers, they wounded in the heat of battle, they often feel no pain until the battle is over. हमें खुद चोट लगती है तो उस वक्त इतना महसूस नहीं होता, ठीक है, उस स्ट्रेस में या उसमें बाद में कहते हैं ना घर जाके या थोड़ी देर बाद 4-5-6 घंटे के बाद आपको पेन फील होती है। तो बेसिकली क्या होता है, कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, स्ट्रेस है, एक्यूपंक्चर है, ये एक्सरसाइज, दे आर थॉट टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया और रिलीफ फ्रॉम द पेन बाय द रिलीज ऑफ एंडोजेनस ओपियोइड्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनाल्जेसिया सिस्टम। These are the examples of analgesia system. Another thing जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, वो है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, गेट कंट्रोल थ्योरी। तो इसको समझने के कार्टून टाइप फिगर में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि ये दो ट्रेन आ रही थी, ठीक है, और ये गेट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के गेट था और आगे ब्रेन था। तो एक में थी पेन इंपल्सेस और एक में थी ये प्रेशर की इंपल्सेस। तो ये जो अब इसने गेटमैन है, इसने बेसिकली एक ही इसको ट्रेन को आगे जाने देना था। उसने क्या किया कि पेन की इंपल्स को रोक दिया, ठीक है, ये एंग्री किस्म के लोग थे, एंग्री बर्ड्स थे, इनको रोक दिया यहाँ पर, और प्रेशर की इंपल्स को आगे जाने दिया। तो दिस इज बेसिकली गेट कंट्रोल थ्योरी। बेसिकली है क्या, पैटर्न था कि देयर इज इनहिबिशन ऑफ पेन pathways in the dorsal horn of the spinal cord by the stimulation of large diameter touch or pressure efferents, ठीक है, कि अगर दो इंपल्सेस जा रही हो स्पाइनल कॉर्ड में साइड बाय साइड एक ही जगह से, तो चूंकि जो टच या प्रेशर की इंपल्सेस हैं उनके जो नर्व फाइबर्स हैं टच एंड प्रेशर के, वो लार्ज डायमीटर हैं,
जिनमें हमने पढ़ा था टेबल के अंदर, ए अल्फा जो है या ए बीटा है लार्ज डायमीटर, और पेन के जो है फाइबर्स वो स्मॉल होते हैं, ये डेल्टा या सी। तो अगर वो दोनों इकट्ठी वहां पर इंपल्सेस पहुंचती हैं तो पेन की जो इंपल्सेस हैं उनको वहां पर इनहिबिट कर दिया जाता है, और टच और प्रेशर की जो है ब्रेन के पास जाती रहती है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ द पेन। वहां पर गेट लगा हुआ स्पाइनल कॉर्ड में जो सिर्फ एक तरह के इंपल्सेस को आगे जाने देता है, और उसमें क्या है कि ये कहते हैं कि कोलैटरल्स फ्रॉम टच और प्रेशर एफरेंट्स, ठीक है, कोलैटरल्स फ्रॉम टच और प्रेशर एफरेंट्स दे साइनैप्स इन द डॉर्सल हॉर्न में द पेन फाइबर्स, और उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। ये इस तरह जनॉन में फिगर बनी हुई है जिसमें मैकेनो रिसेप्टर्स जैसे टच या प्रेशर वगैरह के इंपल्सेस आ रही हैं, वो जो पेन वाली इंपल्सेस हैं उनको अगर सेम लेमिना में दोनों जा रही हैं तो उसको इनहिबिट कर देते हैं। इसकी पर डिटेल बहुत ज्यादा है आगे, लेकिन इतना याद रखते हैं हम फिलहाल कि वो उनको टच और प्रेशर एफरेंस जो है जो उसके जो नर्व फाइबर हैं वो पेन की इंपल्सेस को स्मॉल डायमीटर नर्व फाइबर को इनहिबिट कर देते हैं। इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आती है आपके जहन में? एनीवन? कॉमनली करते हैं हम ये चीज पेन को इनहिबिट करने के लिए। सर मसाजिंग। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मसाजिंग, ठीक है, मसाजिंग इसकी जो है सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है। मसाजिंग और शेकिंग एंड इंजर्ड एरिया, जहाँ पर इंजरी वगैरह और उनको शेक करने लग जाते हैं या मसाज करते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आप उसमें क्या है लार्ज डायमीटर टच एंड प्रेशर एफरेंस को बेसिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं और उनकी इंपल्सेस जाके पेन इंपल्सेस को इनहिबिट करती हैं। अदर एग्जांपल इस है, इसमें इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है, ये पेन की रिलीफ के लिए बहुत बार यूज होता है, और उसका भी यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, टू गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके ऊपर जाते हैं पेरिफेरल टिश्यू से आपके ब्रेन की तरफ, ठीक है। इसमें इनको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, स्पाइनोसैलेमिक या एंटेरोलैटरल सिस्टम, फिर स्पाइनोसेरेबेलर, और ये मिसलेनियस, ये सारे इसमें मिसलेनियस में आ जाते हैं, स्पाइनोटेक्टिस, स्पाइनोलीवरी, स्पाइनोरेटिकुलर वगैरह, ये सारे मिसलेनियस। तो मेन जो है आपके वो दो है, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट और स्पाइनोथैलेमिक या एंटेरोलैटरल सिस्टम, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अगर हम 1 मिनट की ब्रेक अगर ले लें, क्योंकि मेजर हमारा पोर्शन जो है यहाँ पर जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है जी। क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट? ओके सर। चलें, यहाँ पर 1 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम फिर इसकी तरफ वापस आएंगे।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले रिज्यूम करते हैं दोबारा, ठीक है। तो सबको नजर आ रही है जी। सेंडिंग ट्रैक्स जी, पार्टिसिपेंट्स आप लोग वापस आ चुके हैं? यस सर। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, सबसे पहले डॉर्सल कॉलम ट्रैक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डॉर्सल कॉलम ट्रैक जो है हमारा मेजर असेंडिंग ट्रैक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दिस ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ए अल्फा टाइप ऑफ फाइबर्स, ठीक है, जो सबसे फास्टेस्ट कंडक्टिंग है। तो दिस ट्रैक कंसिस्ट ऑफ फास्ट माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है, फास्टेस्ट you can say nerve fibers, and the velocity of conduction may be up to 110 meter per second. लेकिन there is no ability to transmit wide range of sensations, ठीक है। इसमें wide range of sensation नहीं होती। sensations are limited to mainly mechanoreceptive type, ठीक है ना, एक ही तरह की सेंसेशन होगी, उनमें कोई वाइड वैरायटी नहीं होगी। फिर इसमें एक और ये है कि उसमें स्पेशियल बात को कहा जाता है कि स्पेशियल SPATIAL स्पेस से रिलेटेड जो ओरिएंटेशन इसमें प्रेजेंट है, यस, ठीक है, इस ट्रैक में प्रेजेंट है, क्योंकि लार्ज ट्रैक है उसमें स्पेशल ओरिएंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। सेंसेशन कौन सी इसमें जो है लेके जाई जाती है इस ट्रैक में? फाइन टच, प्रेशर, 2 पॉइंट tactile discrimination, vibration and proprioception, ठीक है ना। So these are the sensations which are being carried in this track: fine touch, pressure, 2 point tactile discrimination, vibration, proprioception and stereognosis, ठीक है। Now the pathway of this track, ठीक है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम, उसका जो है हम पाथवे देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो है ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम का पाथवे है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि असेंडिंग जो हमारे पाथवेज हैं उनमें 3 जो है न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, ठीक है, जो असेंडिंग जो सेंसरी जो है पाथवे, उसमें फॉर एग्जांपल आपकी लोअर बॉडी से, फॉर एग्जांपल फुट से एक नर्व फाइबर राइज किया, ठीक है, टच की इंपल्सेस लेके यहाँ से राइज किया, ठीक है, वो डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से वो एंटर होगा स्पाइनल कॉर्ड में, और उसी साइड पे इप्सिलेटरल साइड पे, ठीक है, इप्सिलेटरल साइड पे वो फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट साइड है तो वहीं पर वो असेंड करेगा, ठीक है, और असेंड करता करता वो एक यहाँ जाके एक बंडल टाइप चीज बना देगा जिससे हम कहते हैं स्पेसिकुलस ग्रेसिलस। सो आपके लोअर लिम्ब से जो नर्व फाइबर आ रहे हैं वो एक बंडल बनाते हैं, उसे कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। जबकि जो अपर लिम्ब से, ठीक है, अपर लिम्ब से जो नर्व फाइबर आ रहे हैं वो इसके लैटरली एक बंडल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फेसिकुलस क्यूनियटस, ठीक है। से जो आपके अपर पार्ट बॉडी पार्ट से आ रहा है और वो इसके लैटरल होगा। ये जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है ये मीडियल होगा, और इन दोनों की डेस्टिनेशन क्या है? ये है मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के लेवल पे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये एंड कर देंगे, और यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ ये कनेक्शन बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विल एक्सटेंड, अगेन रिपीट, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विल एक्सटेंड फ्रॉम the level of receptor up to medulla, and it will be ipsilateral, it will remain on the same side. ये हम डिस्कस कर रहे हैं ipsilateral या central-lateral। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा कि हम लीजन को उसकी लोकलाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका नॉलेज हो कि ipsilateral कौन सी चीजें होती है और central-lateral कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रिसेप्टर के लेवल से लेके मेडुल्ला ऑब्लांगेटा तक, जहां तक ये अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई में एंड अप कर देगा। फेसिकुलस ग्रेसिलस जो है ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस में, और फेसिकुलस क्यूनियटस जो है न्यूक्लियस क्यूनियटस में, ठीक है, ये दोनों इनके न्यूक्लियाई हैं। यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर नर्व फाइबर्स के साथ ये साइनेप्स बनाएंगे। फर्स्ट साइनेप्स है, ये जो सेकंड ऑर्डर नर्व फाइबर होंगे ये फौरन क्रॉस कर देंगे दूसरी साइड पे, ठीक है, फौरन क्रॉस कर देंगे। इनको हम फाइबर्स कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ये क्रॉस ओवर करके अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट वाले राइट पे चले जाएंगे और राइट वाले यहाँ पर शो नहीं किए वो लेफ्ट पे आएंगे। तो यहाँ पर एक डिक्सेशन बनेगी, ठीक है, मेडुल्ला के लेवल पे एक डिक्सेशन बनेगी इन इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स के क्रॉस करने से, ठीक है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दोनों तरह से आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस डिक्सेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? सेंसरी डिक्सेशन,
ठीक है, सेंसरी डिकेसेशन से बोलते हैं। इसी के मुकाबले में एक मोटर डिकेसेशन भी होगी और वो भी हम पढ़ेंगे किस ट्रैक से बनती है। तो सेंसरी डिकेसेशन जो कि मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के लेवल पे बन रही है, यहाँ पर इंटरनल आर्कुएट फाइबर से बन रही है, और उसमें ट्रैक कौन सा इन्वॉल्व है, उसमें डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस सिस्टम, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस सिस्टम। अच्छा, फिर ये सेकंड ऑर्डर नर्व फाइबर हैं, ये यहाँ पर मैंने क्रॉस किया, क्रॉस करके फिर ये सेंड करने लग जाते हैं। अब जो है इसी चीज का नाम मीडियल लेमेनिस्कस है, ठीक है, एक्सॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से राइज किए थे और ये क्रॉस ओवर करके दूसरी तरफ चले गए, तो इसको अब इस बंडल को हम बोलते हैं मीडियल लेमेनिस्कस, ठीक है, इसीलिए इस ट्रैक का नाम क्या है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस सिस्टम। अच्छा जी, ये असेंड करते करते जाएंगे और इनकी मंजिल होगी थैलेमस, ठीक है, थैलेमस पे जाके ये सेकंड ऑर्डर नर्व फाइबर जो है ये एंड अप कर जाएंगे और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ ये साइनेप्स बनेंगे, और ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये आपके जाके पोस्ट सेंट्रल गायरस में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाके एंड करेगा, जहां पर सेंसेशन है जो वो डीकोड हो जाएगी, ठीक है। तो असेंडिंग पाथवेज में कितने न्यूरॉन होते हैं, आमतौर पर 3 न्यूरॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो कि मेडुल्ला से थैलेमस तक गया, और थर्ड ऑर्डर जो कि कॉर्टेक्स में जाके सेंसरी कॉर्टेक्स में जाके एंड कर गया, ठीक है, सेंसरी कॉर्टेक्स में जाके एंड अप हो गया, वहां पर सेंसेशन डीकोड हो गई। अच्छा, यहाँ पर भी एक लैंडमार्क इस ट्रैक का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो मेन ट्रैक के फाइबर्स है ना, मेन ट्रैक के जो फाइबर्स आपको पता है थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मेन ट्रैक के फाइबर्स जो है वो एंड अप होते हैं वीपीएल में, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में, ठीक है, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में, जबकि यही वाली सेंसेशन जो इस ट्रैक के लिए मखसूस है, फाइन टच प्रेशर, 2 पॉइंट टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन प्रॉपर्टी, वो हेड एंड नेक एरिया से भी तो आनी थी ना, तो वहां से जो क्रेनियम नर्व लेके आ रही है हेड एंड नेक एरिया से, वो किसमें जाएंगे, यहाँ पर वो जाएंगे वीपीएम में, ठीक है, वेंट्रल पोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस। तो मेन ट्रैक वीपीएल, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल, और जो हेड एंड नेक से आने थे वो वेंट्रल पोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, वहां पर हो जाएंगे, और ये थर्ड ऑर्डर नर्व फाइबर जाइए कहाँ चला गया। अच्छा, अब ये इसके कंपैरिजन में दूसरा जो ट्रैक दिखाया गया है ये है एंटेरोलैटरल ट्रैक, ठीक है, जिसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी बोलते हैं, और ये भी इसके तरह मेजर ट्रैक है, और इसमें जो इम्पल्सेस आपकी जाती हैं मेजर वो हैं पेन एंड टेम्परेचर, मेजर इसकी सेंसेशन ये है, उसके अलावा कुछ और हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इसके दो बेसिकली हैं, एंटीरियर एंड लैटरल, इसे एंटेरोलैटरल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो लैटरल में आपकी पेन और टेम्परेचर, ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर। अब इसमें क्या है, इसकी भी उसी तरह 3 न्यूरॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, लेकिन फर्क ये है कि इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो रिसेप्टर से अराइज करके जैसे ही वो डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेगा वो एंड अप हो जाएगा, ठीक है, ये फर्क है। फर्स्ट ऑर्डर और भी फर्क है, लेकिन ये मतलब हम यहाँ साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। पहला फर्क तो ये आ गया ना पाथवे में, ठीक है, पाथवे में फर्क आ गया कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर नर्व फाइबर था वो रिसेप्टर से अराइज करके जैसे ही वो स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल हॉर्न में एंटर हुआ वहां वो एंड, ठीक है, और वहां से फिर सेकंड ऑर्डर नर्व फाइबर राइज किया, और सेकंड ऑर्डर नर्व फाइबर जो है वो फौरन क्रॉस करता है अपोजिट साइड पे, ठीक है, तो फौरन क्रॉस करेगा अपोजिट साइड पे और कंट्रालेटरल साइड पे सेंड करेगा। इसका न्यूरॉन इप्सिलेटरल, इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इप्सिलेटरल साइड पे सेंड कर रहा था, ठीक है, इसका जो है इसका जो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये फर्स्ट ऑर्डर आया और सेकंड ऑर्डर ने फौरन क्रॉस किया और वो कंट्रालेटरल साइड पे सेंड करने लग गया, और ये असेंड करके ये फिर थैलेमस तक जाएगा, ठीक है, इसका भी थैलेमस तक जाएगा, इसका भी थैलेमस तक जाएगा, और फिर थैलेमस से फिर थर्ड ऑर्डर नर्व फाइबर जो है ये एक्सॉन अराइज करेगा और वो सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जिसने क्रॉस किया और फिर क्रॉस करके असेंड किया। फिर आप एक और देख रहे हैं कि इसको एंटेरोलैटरल क्यों बोलते हैं, ये देखिए ये एंटीरियर और लैटरल वाइट कॉलम, ठीक है, एंटीरियर और लैटरल जो वाइट कॉलम में ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड आप देख रहे हैं, इसमें ये बीच में ये ग्रे मैटर, बाहर ये व्हाइट मैटर, ठीक है, अपोजिट होता है ब्रेन के, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर, यहाँ पर ग्रे मैटर जो है इनसाइड ये एच शेप बनता है और बटरफ्लाई शेप, और बाहर ये व्हाइट मैटर है, तो ये आपका बेसिकली एंटीरियर और लैटरल वाइट कॉलम है, वहां पर ये सेंड करता है, जबकि इसको देखें ये डॉर्सल साइड पे सेंड करते हैं, ये डॉर्सल साइड पे सेंड करता है, ये एंटेरोलैटरली सेंड करता है। फिर एक और फर्क, इसमें जो लोअर लिम्ब से जो फाइबर होते हैं ना वो लैटरली सेंड करते हैं, लोअर लिम्ब से जो फाइबर आ रहे हैं वो लैटरल सेंड करते हैं, जबकि इसमें जो लोअर लिम्ब से फाइबर आ रहे थे वो मीडियली सेंड करते थे, ठीक है, तो ये एक और फर्क है, इसमें फिर जो अपर लिम्ब से आएंगे फाइबर वो मीडियली सेंड करें।
सो एंटेरोलैटरल सिस्टम या इसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हम बोलते हैं. These fibers are also myelinated, ठीक है, just like the dorsal column system, but they are relatively slow conducting. इसमें ए बीटा भी होते हैं और बाकी भी होते हैं, ठीक है. ए अल्फा नहीं होते इसमें, ए बीटा अल्फा हो सकते हैं, बाकी है इसके अलावा. एंड इसका दूसरा क्या है, इट हैज एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ वाइड रेंज ऑफ सेंसेशंस, ठीक है. उसमें वाइड रेंज नहीं थी, उसमें सिर्फ मैकेनोरेसेप्टिव टाइप ऑफ सेंसेशन थी. इसमें वाइड रेंज ऑफ सेंसेशन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं. कैसे? क्रूड टच से लेके टेम्परेचर तक. अब क्रूड टच जो है या प्रेशर जो है ये भी इसमें जाता है, वो मैकेनोरेसेप्टिव टाइप और टेम्परेचर बिल्कुल आपका एक डिफरेंट चीज आ गई. Now it has got two components as the name indicates, anterior spinothalamic या ventral spinothalamic and lateral spinothalamic. जो anterior या ventral spinothalamic tract है, this carries sensations of crude touch, pressure, tickle, itch and sexual sensations. ठीक है, ये इसमें जा रही है वेंट्रल या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. क्रूड टच, प्रेशर, टिकल, इच एंड सेक्सुअल सेंसेशंस. लेटरल में आपकी पेन एंड टेम्परेचर है, ठीक है, याद रखिएगा. लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में पेन एंड टेम्परेचर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. थैलेमस इज द सब कॉर्टिकल सेंटर फॉर, ठीक है. सो व्हेनेवर देयर इज अ रीजन ऑफ द सेंसरी कॉर्टेक्स, the least affected sensation is pain, ठीक है, क्योंकि पेन जो है वो आपका सब कॉर्टिकली थैलेमस के लेवल पे ही उसका मेजर जो है उसको डिकोड कर लेगा. ये काइंडली म्यूट कीजिएगा. तो थैलेमस क्या करते हैं, इट इज माइक ऑन रह गया, प्लीज माइक को म्यूट कीजिएगा. पार्टिसिपेंट्स पर प्रेस कर दिस माइक म्यूट कीजिएगा. थैलेमस इज अ सब कॉर्टिकल सेंटर. अच्छा जी, अब मिसलेनियस ट्रैक्ट्स की तरफ आ जाते हैं. मिसलेनियस ट्रैक्ट्स में सबसे पहले जो है हमारे पास स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, ठीक है. नाम से जाहिर हो रहा है कि इसने सेरिबेलम को फीडबैक देनी है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जा रहा है और सेरिबेलम को आपको फीडबैक देनी है. तो सेरिबेलम का नाम सुनते ही आपके ज़हन में क्या चीज आती है? पोस्चर, इक्विलिब्रियम, बैलेंस. तो दिस ट्रैक्ट, इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? कंट्रोल ऑफ पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है. स्पाइनोसेरिबेलर, यहाँ पर शॉर्ट इनके फंक्शन याद रखते हैं जो एक्सेसरी ट्रैक्ट्स हैं. जितने भी मिसलेनियस ट्रैक्ट हैं बस इतना काफी आपके लिए, उनकी आपको ओरिजिनल, रीजन और एंड का आपको पता होना चाहिए. तो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट सेरिबेलम के साथ ये बना रहा है कनेक्शन. तो ये इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है. और इसमें इनपुट जो आती है वो आपके प्रोप्रियोसेप्टर से आती है. प्रोप्रियोसेप्टर जैसे कि मसल स्पिंडल है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, वहां से ये इम्पल्सेस आती हैं पोजीशन की और पोस्चर की, और ये सेरिबेलम को प्रोवाइड की जाती है. स्टार्ट इसका है जैसे कि नाम से जाहिर है स्पाइनल कॉर्ड, एंड है इसका सेरिबेलम, ठीक. दूसरा जो है आपका मिसलेनियस ट्रैक्ट जो है स्पाइनोटेक्टल, ठीक है. स्पाइनोटेक्टल, दिस ट्रैक्ट carries impulses of pain, temperature and touch to the superior colliculus, ठीक है. इसलिए इसका नाम है स्पाइनोटेक्टल. superior colliculus of the midbrain. और किस चीज के लिए? स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए. स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्सेस वो क्या होती हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड एंड नेक एंड आईज एंड हेड इन रिस्पॉन्स टू द दीज, ये जो चीजें हैं पेन, टेम्परेचर और टच. जैसे कि आप पेनफुल चीज को हालत पर आता है, सर उधर जाता है देखने के लिए कि क्या चीज मुझे चुभी थी या किस चीज पे मेरा हाथ लगा था. तो ये क्या है? ये बेसिकली आपकी, इसको हम बोलते हैं स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है. इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स. उसमें ये इन्वॉल्व है. याद रखिएगा एक सिंपल इसको याद रखने के लिए कि ये ट्रैक बिल्कुल उसके साथ साथ स्टैंड कर रहा होता है जो आपका पेन और टेम्परेचर वाला ट्रैक है. कौन सा? लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है. लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ साथ ये स्टैंड कर रहा है, बल्कि इसके जो कुछ फाइबर्स हैं उसी के फाइबर्स के साथ इंटरमिंगल भी हो जाते हैं. लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर्स के साथ उसके साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं. तो उसके साथ साथ याद रखिएगा पेन एंड टेम्परेचर और टच, और ये इट इज इन्वॉल्व इन द reflex sudden movement of eyes and head in response to these things. Third, spino-reticular tract, ठीक है. ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करता है जैसे ब्रेन स्टेम में, एंड इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है. इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस. इतना काफी आप लोगों के लिए इस लेवल पे. तो ये तीन मेजर ट्रैक्ट्स हैं मिसलेनियस. दो तो मेजर हो गए आपके, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ये तीन जो है एक्सेसरी हो गए, स्पाइनोसेरिबेलर, ठीक है, पोस्चर, बैलेंस
और उसके साथ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट स्पाइनोटेक्टल एंड स्पाइनोरेटिकुलर। तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स आपके सेंसरी कॉर्टेक्स में, ठीक है, या उसे हम कहते हैं कि सेंसरी एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हम बोलते हैं। अब ये इनको हम दो इसमें डिवाइड करते हैं सेंसरी एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, एक है जर्नल एरियाज और दूसरे हैं स्पेशल एरियाज, ठीक है। जर्नल एरियाज जो है हमारी जो सोमैटिक सेंसेशंस हैं जनरल जो है उनको उनसे कंसर्न है, ठीक है, टच, प्रेशर, टिकल, इच वगैरह वगैरह, और पेन, टेम्परेचर इवन। और स्पेशल सेंसरी एरियाज जो हैं वो आमतौर पर आपकी स्पेशल सेंसेस से कंसर्न है, जैसे कि आई के लिए विजुअल एरिया, ईयर के लिए ऑडिटरी एरिया, टेस्ट एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, और ये हाईली जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन के साथ कंसर्न है, स्पीच के साथ, वर्निक्स एरिया। तो पहले हम जनरल एरियाज की बात करेंगे, जनरल सेंसरी एरियाज की बात कर लेते हैं, जो कि सेंसरी एरिया 1 है, सोमैटिक सेंसरी एरिया 2 है, और सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया है, ठीक। पहली चीज कि ये जो सेंसरी एरियाज है ना, ये सब ब्रेन में मेन चीज आपको पता ही सबको क्या होती है, सेंट्रल सर्कस, ठीक है। सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियरली लोकेटेड होते हैं, ठीक, उसके बिल्कुल पीछे वाला देखो, हम कहते हैं कि सोमैटिक सेंसरी एरिया 1 लोकेशन कैसी, इट इज लोकेटेड इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है, पोस्ट सेंट्रल, सेंट्रल सर्कस ये है, उसके लिए पोस्टीरियर है पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑन द लैटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, लैटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में लोकेटेड है, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। और इसमें ये डिफरेंट नाम क्यों लिखे हुए हैं, बेसिकली ये सारी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पर इनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, ठीक है। So in this area, sensory area 1, different parts of the body are represented and an imaginary figure of the body is formed, which is called sensory homunculus. ये फनी सी फिगर आपने देखी होगी अक्सर गार्डन में भी और जगह में भी। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बने थे, ये इसी जो आपकी फिगर बनती है इसको कहते हैं सेंसरी होमुनकुलस। तो इसमें ये फनी क्यों है कि इसमें बॉडी जो है वो अपसाइड डाउन होती है, ठीक है, अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है डाउनवर्ड्स में रिप्रेजेंट होते हैं और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है इसमें जैसे कि लेग्स वगैरह आगे हैंड्स ये अपवर्ड होते हैं। तो बॉडी इज रिप्रेजेंटेड कंट्रालेंटरली, यानी कि राइट हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड पे वहां रिप्रेजेंट होगा और इसी तरह वाइस वर्सा। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंसरी होमुनकुलस की। बॉडी इज रिप्रेजेंटेड कंट्रालेंटरली, बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन, ठीक है, अपसाइड डाउन बॉडी रिप्रेजेंट हो रही है, जो अपर पार्ट्स हैं बॉडी के लोअर, ठीक है, फिंगर ये यहाँ पर लोअर एरियाज में रिप्रेजेंट हो रही है और ये थाई और ये अपर इसमें रिप्रेजेंट हो रही है। बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें फनी नजर आती है हमें, साइज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमिकल साइज बट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, फंक्शनल इंपॉर्टेंस के मुताबिक डिफरेंट हमारा ब्रेन जो है वो उनको रिप्रेजेंटेशन देता है। या ये हैंड्स का एरिया इतना बड़ा होने की वजह यही है कि वहां पर हैंड्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी है ब्रेन में, क्यों, उसमें सारे फाइन स्किल काम जितने भी हैं आपके हैंड्स में परफॉर्म करने। इसी तरह आपके लिप्स, माउथ का एरिया जो है वो यहाँ पर बड़ा रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ से मेजर आपके फंक्शन जो है सारी सेंसेस वहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं आपका, तो ये एरिया बड़ा होगा। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमिकल साइज बट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल इंपॉर्टेंस। And then face area, it has got bilateral representation. So these are all characteristics of sensory homunculus, which is an imaginary figure of the body which is formed by the brain. Sensory homunculus इसे बोलते हैं। फंक्शन क्या है इस एरिया का, जिसे हम S1 भी बोलते हैं, सोमैटिक सेंसरी एरिया 1। नंबर 1 फंक्शन, इट इज परसेप्शन ऑफ ऑल सोमैटिक सेंसेशन, जो कि सोमा मींस बॉडी, जो कि बॉडी से आ रही है, फ्रॉम कंट्रालैटरल साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी से जो सेंसेशन आ रही है वो राइट तरफ ब्रेन में उसमें परसीव होगी और इस तरफ वाइस वर्सा। सो ऑल सोमैटिक सेंसेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी थी इसके बारे में हमने पहले भी बात की, पावर लॉ इसमें बेसिकली इन्वॉल्व है। थर्ड, स्टीरियोगोनोसिस, ठीक है, वो क्या है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज शेप एंड फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई आई क्लोज्ड, ठीक है, जिसमें आपके पास सिर्फ टेक्टाइल इंफॉर्मेशन हो और विजुअल या ऑडिटरी इंफॉर्मेशन ना हो, तो उसे कहते हैं स्टीरियोगोनोसिस, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द शेप एंड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट विद आईज क्लोज्ड। और परसेप्शन ऑफ टेक्सचर एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये भी इसी एरिया का काम है, ठीक है, S1 का। तो ये इससे भी एक्सेप्शन वाला इसमें एमसीक्यू बन सकता है
तीन चार इसमें मेजर इसके फंक्शन है. नंबर 1, परसेप्शन ऑफ ऑल द सोमैटिक सेंसेशंस फ्रॉम द कंट्रोलेटरी साइड ऑफ द बॉडी, perception of the intensity of the stimulus, perception of texture and weight of the objects, and stereognosis. So S1 area most important आपका sensory area आप करें. फिर S2 area, somatic sensory area 2. Now in this area also various body parts are represented but not in as much detail as in S1. S2 का somatic sensory area 2 का, ठीक है. तो ये साइज भी इसका छोटा है और इसमें भी डिफरेंट बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जितनी डिटेल में S1 में हो रही है. लेग्स हैं, इसी तरह अपसाइड डाउन है बॉडी, लेग्स ऊपर हैं, फिर आर्म्स हैं, फिर फेस जो है सबसे नीचे है. तो अपसाइड डाउन बॉडी रिप्रेजेंट हो रही है, बट नॉट इन एज मच डिटेल एज इट वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन S1. फिर इसका क्या काम है? इसका काम है यस, ये पेन की परसेप्शन के साथ काफी हद तक कंसर्न, ठीक है, क्योंकि ये इट रिसीव्स इंपल्सेस फ्रॉम द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. और पेन का बेसिकली क्या, पेन का लोकलाइजेशन उस हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो सेंस है पेन की वो तो थैलेमस में काफी हद तक डिकोड हो जाती है. उसके बाद लोकलाइजेशन जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड फिनोमेना है, जो हमारे इमोशनल फिनोमेना है, वो उन सारों को ये बेसिकली डील कर रहा है. ठीक, कौन सा? S2 एरिया, सोमैटिक सेंसरी एरिया 2. यहाँ भी सोमैटिक सेंसरी एरिया 2. फिर सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ठीक है, इट इज ब्रॉडबैंड एरिया 5 and 7. ठीक है, ब्रॉडबैंड डिफरेंट मैपिंग की थी ब्रेन की, तो उसमें डिफरेंट नंबर दिए हैं. ये ब्रॉडबैंड एरिया 5 and 7 है. और ये क्या करता है? इट कंबाइंस इंफॉर्मेशन अराइविंग फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ S1 एरिया टू इंटरप्रेट इट्स मीनिंग. ये अब उसकी फाइनल प्रोसेसिंग समझने की बात है, ठीक है, जो कि डिफरेंट जगहों से आ रही थी. S1 से जो है फाइबर जो है वो जाके यहाँ S1 सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया में जाते हैं, ठीक है. तो उसकी इंफॉर्मेशन को बेसिकली ये कंबाइन करके इंटरप्रेट करता है, ठीक है. ये बेसिकली एसोसिएशन एरिया का काम है, फाइनल उसकी मीनिंग और उसके ऊपर आगे एक्शन करना. ये ब्रॉडबैंड एरियाज हैं डिफरेंट, आप लोगों ने देखा होगा इस मैप को पहले भी. तो इसमें ये सेंट्रल सर्कस है, ठीक है, जो कि मेजर यहाँ लैंडमार्क होता है ब्रेन का, सेंट्रल सर्कस. इसके एंटीरियरली मोटर एरियाज होते हैं, ये सारे जो है मोटर एरियाज हैं, और इसके पोस्टीरियरली ये सेंसरी एरियाज है. सो ये वाला जो है ब्रॉडबैंड एरिया 312 से हम बोलते हैं, 1 2 3 नहीं 312, ठीक है. ब्रॉडबैंड एरिया 312 जो है ये आपका S1 एरिया है यहाँ तक, ठीक है. इसके नीचे ये आपका वो आ गया, यहाँ पर S2 एरिया आ गया, और ये है सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ब्रॉडबैंड एरिया 5 and 7, ठीक है, सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया. अब ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली कि अगर देयर इज डैमेज टू सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ठीक है, सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया को डैमेज है तो खास तरह का डिसऑर्डर रिजल्ट करता है, और उसे हम बोलते हैं एमॉर्फोसिंथेसिस. एमॉर्फोसिंथेसिस. और उसमें बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि व्हेन द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट, he feels only one side of the object and the other side of the object is neglected by him, is not felt by him. The person feels as if only one side of the object exists and other side does not exist. ठीक है, वो सिर्फ एक साइड को वो उसको फील करता है, उसको करता है. He totally forgets about one side of the body. ठीक है, अगर आप उसको कोई फिगर ड्रॉ करने के लिए कहें तो इस तरह की फिगर ड्रॉ करेगा पेशेंट, ठीक है. एमॉर्फोसिंथेसिस का पेशेंट एक साइड को तो पूरा बना देगा, दूसरी साइड को बस इसी तरह छोटा सा. अगर आप उसको क्लॉक ड्रॉ करने के लिए कहेंगे तो इस तरह का क्लॉक जो है वो ड्रॉ करेगा, ठीक है. एक ही साइड पे सारी चीजें रहेगा, ठीक है. द पर्सन इवन और पेशेंट इवन नेग्लेक्ट्स वन हाफ फॉर मोटर एक्टिविटी, ठीक है. ये कहते हैं कि अगर आप उनको शेव करने का कहें तो सिर्फ एक साइड पे आप वो चीज पे करेंगे और शेव करेंगे, दूसरी साइड पे नेग्लेक्ट कर देंगे. तो दिस particular disorder is called amorphosynthesis, and one of its causes is damage to the somatic sensory association area. ठीक है, S2 S1 का नहीं, S2 का नहीं, somatic sensory association area which is 7. स्पेशल सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी. सर ये जो आपने लास्ट मतलब स्लाइड में दिखाया, तो ये मतलब उन लोगों को एक साइड परसेप्ट ही नहीं होगी, या वो मतलब दोनों साइड की चीजों को ऐसी फील कर रहे होंगे कि वो एक साइड पे, जैसे ये क्लॉक इन्होंने बनाई तो बनाई पूरी क्लॉक है बट एक ही साइड पे बनाई है. तो जी बेसिकली ऐसा ही है. वो
एक साइड से फील करते हैं या ऐसे वो शो करते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, उससे टोटली वो समझे कि वो अनअवेयर हो जाते हैं। अब क्लॉक का वो अगर बना रहा है तो वो कहेगा कि नहीं ये सारा क्लॉक जो है वो हमने पूरा बना दिया, अपनी तरफ से वो पूरी चीज ड्रॉ कर रहा है, लेकिन वो एक हाफ पे ड्रॉ करेगा। इसी तरह ये फेस को देखें, फेस अब उसने अपनी तरफ से ड्रॉ पूरा किया है, उसमें आई उसने 2 ही बनाई है, ठीक है, और ये लेकिन अब एक साइड पे तो पूरा उसने उसका प्रोपोर्शन सही बनाए, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप और करें तो प्रोपोर्शन को देखें क्या हो गया। वो कहता है कि नहीं बस ये इसी तरह जो पूरा हो गया, उस साइड को समझे वो निगलेक्ट कर रहा है, वो निगलेक्ट का शिकार है इसमें। उसकी प्रोसेसिंग जो है या जो फाइनल उसने इंटरप्रिटेशन करनी थी सोमैटिक सेंसिटाइजेशन एरिया से, फाइनल उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो से नहीं हो रही दूसरी साइड की। तो बेसिकली ये है। तो सर फॉर एग्जांपल अब जैसे मतलब समझे एक स्क्वायर में उसके सामने रखता हूँ जिसमें लेफ्ट साइड के ऊपर रेड डॉट है, ठीक है, तो जब उसको नजर आएगा तो वो रेड डॉट उसको वो परसेप्ट ही नहीं करेगा, या उसको ऐसा फील होगा ये रेड डॉट भी पूरा राइट की तरफ है, मतलब कंप्लीट पिक्चर को एक साइड पे परसेप्ट कर रहा होगा, यस जी हाफ को परसेप्ट ही नहीं करेगा। नहीं, परसेप्ट नहीं करेगा, उसको परसेप्ट नहीं करेगा। अगर आप उसके सामने दो ब्लॉक रखेंगे और उनको आप समझ लेंगे मिडिल एक्सिस ऑफ द बॉडी, उसकी उसके रेफरेंस से रखेंगे, एक तरफ आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे और एक तरफ आप राइट साइड पे रखेंगे। मुझे आपकी बात समझ आ रही है, इस तरह से आ रही है, ठीक है। आपने उसके सामने 2 रखे, ठीक है, तो जिस साइड पे वो नेग्लेक्ट कर रहा है उसको वो उठाएगा नहीं। अगर आप उसे कहेंगे इनको एक साइड पे उठाएगा जिस साइड पे वो उसका इंटैक्ट है, ठीक है, उस साइड से वो उठाएगा, उस वाले ब्लॉक को उठा लेगा, दूसरे को नहीं उठाएगा। सही है सर, थैंक यू। हो सकती है। चलें तो आगे हम स्पेशल एरियाज की तरफ करते हैं। स्पेशल एरियाज में सबसे पहले आता है आपका ब्रॉड वर्निक्स एरिया, ठीक है। स्पेशल एरियाज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं जर्नल इंटरप्रेटेटिव एरिया और सेंसरी स्पीच एरिया जैसे बोलते हैं। ब्रॉडमैन एरिया ये सर एमसीक्यू का आता है। ब्रॉडमैन एरिया कौन सा वर्निक्स एरिया का, ये 22 है। एंड दिस एरिया इज इन्वॉल्व इन हाईली इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, ठीक है। वो कैसे, इट रिसीव्स ऑल द विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को, विच इज अंडरस्टूड, उसको अंडरस्टैंड करता है। थॉट्स आर फॉर्मुलेटेड, what is to be expressed is decided, words are chosen, and they are arranged into sentences. So this is the function of this Vernix area or general interpretative area, ठीक है। I repeat, it receives all the visual and auditory information, and that information is understood, thoughts are formulated, what is to be expressed is decided, words are chosen, and words are arranged into sentences. ये सारा काम इसने कर लिया आपके वर्निक्स एरिया। बेसिकली वर्निक्स साइंटिस्ट का नेम था जिसने डिस्कवर किया, ठीक है। फ्रॉम दिस एरिया द impulses they will go to the Broca's area, which is the motor speech area. ये सेंसरी स्पीच एरिया, ठीक है, सेंसरी स्पीच एरिया वर्निक्स एरिया, और ब्रोका एरिया जो है वो मोटर स्पीच एरिया, वो इसी का इसको डबल कर दें 44 एरिया, 44 जो है ब्रॉडमैन है मोटर स्पीच एरिया, और वो फिर आगे जो है स्पीच की कमांड्स देता है आपके वो मोटर एरिया का, इस पर बात करता है। तो वर्निक्स एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, इस पर एमसीक्यूज आमतौर पर आ जाते हैं, और इसका अगर लेयन हो जाए, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर रिजल्ट करता है, आप लोगों को पता होगा, सेम देते हैं सेंसरी एफेजिया, ठीक है। सेंसरी एफेजिया बेसिकली क्या होता है कि देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, द पर्सन स्पीक्स एक्सेसिवली। अब इस पेशेंट को देखेंगे वर्निक्स एफेजिया को, शायद आपने देखा भी हो, वो एक्सेसिव स्पीच कर रहा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रहा था, लेकिन स्पीच कैरीज लिटिल मीनिंग। इसकी जो स्पीच है उसका मीनिंग अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि आजकल के सियासतदान है उनको वर्निक्स एरिया होगा, क्या है, बोल बहुत रहे हैं लेकिन उसका जो मीनिंग है वो उसमें से कोई नहीं निकलता, ठीक है। सेंसरी एक एरिया। मोटर एरिया की तरफ आते हैं। मोटर एरियाज जो है, अब उसको हमने अपोजिट शुरू किया था सेंसरी की अगर बात करें, नीचे से हम लेके गए थे, पहले हमने सेंडिंग ट्रैक्स की बात की थी, रिसेप्टर की बात की थी, फिर हम रिसेप्टर से होते हुए सेंडिंग ट्रैक्स पे गए, फिर हम ब्रेन की तरफ चले गए। अब मोटर एरिया क्योंकि डिफरेंट है तो वहां से हम वापस आएंगे, ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स से हम शुरू करेंगे, मोटर कॉर्टेक्स से फिर डिसेंडिंग ट्रैक्स की तरफ आएंगे और फिर इनके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी लेकिन मेरा भी गला खुश हो गया बोलते बोलते।
मोटर एरियाज, ठीक। ठीक है, स्क्रीन से नजर आ रही है जी सबको? चलो, मोटर एरियाज भी उसी तरह से हैं, इनको हम उसमें दो में डिवाइड करते हैं, जनरल मोटर एरियाज और स्पेशल मोटर एरियाज। ठीक है, जनरल मोटर एरिया भी उसी तरह सेंसरी एरियाज की तरह थ्री हैं इसमें: प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। उसमें क्या था, सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया था, और यहाँ पर हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक है, और इसी तरह स्पेशल मोटर एरियाज है, उसमें ब्रोकाज एरिया, फ्रंटल आई फील्ड, एरिया फॉर हैंड स्किल्स एंड एरिया फॉर हेड रोटेशन, ये हैं स्पेशल मोटर एरिया। सबसे पहले उसी तरह का प्राइमरी मोटर एरिया, इसको M1 बोलते हैं। ठीक है जी, इट इज लोकेटेड इन द प्री सेंट्रल गायरस। जो S1 एरिया था वो कहां पर लोकेटेड था, वो था पोस्ट सेंट्रल गायरस में। ये जो आपका प्राइमरी मोटर एरिया है ये प्री सेंट्रल गायरस में लोकेटेड है, ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर and also extends onto the medial surface. It is Brodmann area 4. अच्छा, इसमें भी इसी तरह एक imaginary figure of the body is formed, which is a mirror image of sensory homunculus. तो इसको हम कहते हैं मोटर homunculus। तो उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही होंगे कि बॉडी इज रिप्रेजेंटेड कंट्रालैटरली, बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन। ठीक है, आपको नजर आ रहा है अपसाइड डाउन। साइज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी are not according to their anatomical size but according to their functional importance, और ये सब ये मोटर होमनकुलस है। ये है बेसिकली आपकी सेंट्रल सर्कस। ठीक है, सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल सर्कस के इंटीरियरली ये जो है आपका प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मोटर होमनकुलस बन रही है इसमें। ठीक है, एरिया M1 और इस तरह से अपसाइड डाउन है बॉडी इसमें। ब्रॉडमैन एरिया जो है ये 4 है। ठीक है, प्री सेंट्रल गायरस इसकी लोकेशन। फंक्शन इसके क्या है, दिस एरिया इनिशिएट्स मूवमेंट्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इनिशिएट मूवमेंट करवाने में ये M1 एरिया है, प्राइमरी मोटर एरिया। इफ वी कॉज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया देन दिस लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ मसल्स में हमें एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे and it will occur on the contralateral side of the body. ठीक है, opposite side of the body. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आपने किसी से स्टिमुलेट किया तो आपकी जो राइट साइड पे ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं, आपकी राइट लेग या राइट जो आर्म है उसमें ग्रुप्स ऑफ मसल्स में आपको कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी नजर आएगी। इफ लेजन ऑफ दिस एरिया occurs M1 or its descending pathways, it leads to the either paralysis or paresis। ठीक है, ये तो पैरालिसिस हो जाता है या वीकनेस हो जाती है, प्लस देयर इज लॉस ऑफ फाइन कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल। ठीक है, जिसे हम एप्रेक्सिया बोलते हैं। फाइन मूवमेंट कंट्रोल जो है वो भी इसके साथ लॉस हो जाता है, उसके बाद पैरालिसिस और वीकनेस जो है, पैरालिसिस जो है एग्जिस्ट करती है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें बल्कि, तो ये एरिया जो है मूवमेंट्स को इनिशिएट करवाता है, और जब भी इसकी स्टिमुलेशन होगी तो इंडिविजुअल मसल्स में एक्टिविटी नहीं होगी, मूवमेंट जो होगी वो ग्रुप्स ऑफ मसल्स में होगी। प्री मोटर एरिया ये M1 के भी इंटीरियर ही लोकेटेड है। ठीक है, और ब्रॉडमैन एरिया 6 है। एरिया M1 जो था वो ब्रॉडमैन एरिया 4 था। ये जो प्री मोटर एरिया है M2 है, ये ब्रॉडमैन एरिया 6 है, प्लस इसमें कुछ पार्ट्स आ जाते हैं 8, 44 और 45 के। In this area also there is representation of different parts of the body like M1, but again is not in as much detail as there was in M1 area। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अलबत्ता है। फंक्शन क्या है M2 एरिया का? फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि दिस एरिया प्रोग्राम्स मोटर एक्टिविटीज इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यही वजह है
कि जितना हम किसी मोटर एक्टिविटी को पहली दफा जब परफॉर्म करते हैं वो इतनी फाइन ट्यून नहीं होती, जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा हम परफॉर्म करते जाते हैं तो वो फाइन ट्यून होती जाती है, क्योंकि ये एरिया जो है वो उसका एक मैप बना के रखता है मोटर एक्टिविटी, ठीक है, और वो मैप जो है वो फर्दर फाइन फिर होता जाता है। दिस एरिया causes much more complex patterns of movements, ठीक है, देन M1 ने तो सिर्फ इसको इनिशिएट किया था। अब ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट्स है ना, उनके लिए एक मैप बन जाता है। फॉर एग्जांपल, इट मे पोजीशन शोल्डर एंड आर्म्स इन अ स्पेसिफिक मैनर सो दैट हैंड्स कैन परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। इसमें एग्जांपल दिया गया था, फॉर एग्जांपल आपने ट्री पे क्लाइंब करना है, तो ट्री पे क्लाइंब करने के लिए आपको स्पेसिफिक पोस्चर रिक्वायर्ड है। अब उसके लिए ये आपके शोल्डर्स को और आर्म्स को एक खास पोजीशन आपने एक्वायर करनी है, और फिर हैंड से आप दरख्त के ऊपर चढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मूवमेंट परफॉर्म करें, मच मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, प्लेइंग अ पियानो, फॉर एग्जांपल प्लेइंग गिटार। करता क्या उसके लिए करता है जी, एक उसके लिए ना एक सीडी बना के देता है, आप ऐसे कह सकते हैं। इट फॉर्म्स अ मोटर इमेज ऑफ द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, उसका पूरा मैप बनाता है, उसकी ड्राइंग करता है मोटर इमेज उसकी पूरी एक्टिविटी की परफॉर्म, उसको एक उसका मोटर इमेज बना लेता है, एंड देन सेंड दिस पैटर्न ऑफ दिस मोटर एक्टिविटी टू M1 फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसको ये पूरा मैप बना के एक आर्किटेक्ट की तरह M1 को देता है कि हाँ भी तुम अब मूवमेंट इनिशिएट करो। जो फाइनल उसने इम्पल्सेस सेंड करनी है ना, वो प्राइमरी मोटर एरिया नहीं करनी है, ठीक है। मसल को जो कंट्रैक्ट करवाना है वो M1 नहीं करना प्राइमरी में, लेकिन उसके लिए जो मैप आया था सारे का सारा, वो मैप जो है वो M2 एरिया बनवाएगा, प्री मोटर एरिया बनवाएगा, और उसका सारा पैटर्न बना के M1 को भेज देगा। ये काम ये डायरेक्टली भी उसको भेज सकता है, या बाज़ औक़ात उसको ये जो मैप ये भेजना है, इसमें मोटर इमेज भेजना है, वो थ्रू बेसल गैंग्लिया और थैलेमस, ठीक है, उनके थ्रू भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी मोटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ये दोनों एरिया, ठीक है, बेसल गैंग्लिया और थैलेमस। अगर इसका लिगेन हो जाए तो ऑफ कोर्स आप लोग खुद अब प्रिडिक्ट कर चुके होंगे कि इससे पैरालिसिस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इस एरिया का लिगेन हो जाए पैरालिसिस नहीं होगा, क्योंकि M1 जो है वो अभी इंटैक्ट है। जिसने मूवमेंट्स काज करनी थी, कंट्रैक्शन जिसने काज करनी थी M1 में, प्राइमरी मोटर एरिया में, वो इंटैक्ट है। तो अगर आइसोलेटेड लिगेन हो जाए इस एरिया का, तो उससे पैरालिसिस तो नहीं होगा, हाँ देयर विल बी स्लोइंग ऑफ द एंटीसिपेटेड मूवमेंट्स, स्लो जरूर हो जाएंगी, क्योंकि पहले उनके पास मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए एक बना बनाया मैप आ जाता था, पूरा एक उसका आ जाता था, मोटर इमेज आ जाता था, प्री मोटर एरिया। अब वो आपके पास नहीं आ रहा, तो मूवमेंट तो आप परफॉर्म कर सकेंगे, बट देयर विल बी स्लोइंग ऑफ द मूवमेंट स्लो हो जाएगी। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया के फंक्शंस आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करना चाहिए कि इनमें कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। डिफरेंट फिजियोलॉजी की अगर आप बुक्स उठा के देखेंगे तो उसमें इनके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि इट हैज़ गॉट सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इट हैज़ गॉट सिमिलर फंक्शंस लाइक प्री मोटर एरिया एंड इट वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद M2 एरिया। आमतौर पर ये पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में आपसे, ठीक है। आमतौर पर जो प्री मोटर एरिया है उसी के बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में कम चांसेस हैं कि आपसे पूछे जाए, क्योंकि इसके फंक्शंस काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं M2 एरिया से, प्री मोटर एरिया से। एक चीज है इसके मतलब स्पेशल, इस एरिया के मतलब अगर आना भी MCQ एनाटॉमी में इसमें, तो ये कि ये इसमें जब भी स्टिमुलेशन होती है ना इस एरिया की, तो मूवमेंट्स अकर नॉट ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, दे अकर ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। बाइलैटरल मूवमेंट्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसका सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का। और स्पेसिफिकली कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, तो इट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ पोजिशनल, एटीट्यूडिनल एंड फिक्सेशन मूवमेंट। फिक्सेशन मूवमेंट्स वही ट्री क्लाइंब करने वाली थी, पोजिशनल एटीट्यूडिनल ये डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, लेकिन ये इतना पास आपके हवाले से पार्ट 1 के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो मूवमेंट्स अकर ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी। स्पेशल एरियाज, और स्पेशल एरियाज में वहां पर हमने डिस्कस किया था वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया का यहाँ पर दूसरा भाई है इसका ब्रोकाज स्पीच एरिया, ठीक है। ब्रोकाज स्पीच एरिया वो था एरिया 22 और ये है एरिया 44। वो था सेंसरी स्पीच एरिया और इसे हम कहते हैं मोटर स्पीच एरिया, ठीक है। वो सेंसरी स्पीच एरिया था, ये है मोटर स्पीच एरिया। तो दिस एरिया रिसीव्स इंपल्सेस फ्रॉम वर्निक्स एरिया थ्रू आर्कुएट फेसिकुलस, हमने वहां भी बात की थी। और यहाँ पर क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिटेल्ड मोटर पैटर्न्स। अब इस पे यहाँ अगर आप देखें तो इसका ये वही वाला काम आ गया जो कि प्री मोटर एरिया का, ठीक है। प्री मोटर एरिया का काम है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज के लिए, इसके लिए बोलने के लिए, जैसे मैं टॉक सारी कर रहा हूँ,
तो ये सारा ब्रोकाज एरिया का काम है, ठीक है। ये किसके लिए करता है? फॉर मसल्स ऑफ फोनेशन एंड आर्टिकुलेशन। किस मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है, विच मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ इट विल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा जो काम डिसाइड कर रहा है, डिटेल्ड मोटर पैटर्न बना रहा है या मोटर इमेज बना रहा है मसल ऑफ फोनेशन एंड आर्टिकुलेशन के लिए, ये यहाँ पर स्पेसिफिकली प्री मोटर एरिया के बजाय आपका ब्रोकाज स्पीच एरिया करता है, ठीक है। और हाँ, एग्जीक्यूशन के लिए इसने भी इंपल्सेस जो है M1 पे भेजने, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए ये प्राइमरी मोटर एरिया का मोहताज है, क्योंकि वहां से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली आपका इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो सिग्नल्स फ्रॉम हियर दे गो टू द M1 एरिया टू इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया के पास जाएंगे। और इसका जो लियन है उसमें उसको हम कहते हैं मोटर एफेजिया, ठीक है। वर्निक्स एरिया में जो था उसमें जो लियन था उसने क्या कॉज किया था, उसने सेंसरी एफेजिया कॉज किया था, और इसने मोटर एफेजिया ये कॉज करता है। उसमें क्या उसका हॉलमार्क क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग इंटैक्ट होती है, यस, बंदे को समझ सब चीजें आ रही होती हैं बट बोल नहीं सकता, ठीक है। स्पीच इज इफेक्टिव, written as well as spoken speech, because they both are affected. The person, despite his wish, he cannot speak. The person cannot speak, however, he is understanding everything. So this is motor aphasia, and this is due to the lesion of Broca's motor area, Broca's speech area. जी, डिसेंडिंग ट्रैक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वहां से जो डिसेंड कर रहे हैं मोटर ट्रैक्स में बोलते हैं, ये मिरर इमेज आप कह सकते हैं उनका सेंसरी ट्रैक्स हैं। इसमें आपके आगे कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोबल्बर, पिरामिडल ट्रैक्स और फिर कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स या एक्स्ट्रा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक जो है ये बेसिकली आपके समझें हेड एंड नेक के लिए है डिसेंडिंग ट्रैक। ये आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिन लेता है, ठीक है। वहां से ये M1 एरिया से मेनली ये ओरिजिनेट हो रहा है, और उसके बाद इसके जो फाइबर्स हैं दे विल पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल से पास करेंगे, मिड ब्रेन से पास करेंगे और पोन से पास करेंगे, और उसके बाद ये डिफरेंट जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम में, बोन्स एंड मेडुला, वहां पर ये एंड अप हो जाएगा, ठीक है। क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई जो है नर्व जो है आपकी सारी की सारी मोटर क्रेनियल नर्व, ठीक है, उन पे जाके ये एंड अप हो जाएगा, और इस तरह से ये हेड एंड नेक के मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक। दूसरा जो है वो है आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो आपका मेजर ट्रैक है, मेजर डिसेंडिंग ट्रैक है आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। पिरामिडल ट्रैक जिसे बोलते हैं, दो है धारा, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। यहाँ पर हम लेफ्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की बात करेंगे। ओरिजिन जो है ये लेगा 30% फाइबर इसके आएंगे प्री सेंट्रल गायरस से, M1 एरिया से, ठीक है। 30% प्राइमरी मोटर एरिया से आएंगे, 30% प्री मोटर से आएंगे, ठीक है। दोनों एरिया से 30% प्राइमरी मोटर से, 30% प्री मोटर एरिया से, और 40% आपके आएंगे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब ये बात शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे कि ये तो एक मोटर ट्रैक्ट है और मोटर एरिया से इसको ओरिजिन लेना चाहिए, लेकिन इसके फाइबर जो है 40% वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से क्यों आ रहे हैं? तो एनीवन who wants to share about this? सर क्योंकि मूवमेंट के लिए, मोटर मूवमेंट के लिए सेंसेशन होना लाजमी है कि आपकी हैंड्स या फिंगर किस लेवल पर है, प्रोप्रोसेप्शन कौन सी जगह पर क्या हो रही है मूवमेंट, तो सेंसेशन भी होना लाजमी है। थैंक यू डॉक्टर अली, आपने प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व की, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बेसिकली आपकी फीडबैक के लिए है, ठीक है। वो 40% फाइबर्स जो हैं वो यहीं पर एंड अप हो जाते हैं, आगे नहीं जाते, डिफरेंट लेवल्स में मेडुला ऑब्लांगेटा पे एंड अप हो जाते हैं, और जो इनकमिंग फाइबर्स हैं उनके साथ साइनेप्स करते हैं, और वो बेसिकली फीडबैक देते हैं, बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में। जी बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। अच्छा, वापस आते हैं, ओरिजिन हो गया जी। ओरिजिन होने के बाद ये उसी तरह जीनो ऑफ द इंटरनल कैप्सूल वहां से पास करते हैं इस ट्रैक के फाइबर्स, उसके बाद डिसेंड करते जाते हैं और मिड ब्रेन पे जाते हैं। अच्छा, मिड ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी स्पेशियल ओरिएंटेशन के हवाले से, कि इस ट्रैक के फाइबर्स एंटीरियरली कन्वर्ज कर जाते हैं, ठीक है ना। एंटीरियरली आप देखें, एंटीरियरली इसके सारे कन्वर्ज कर जाते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स में, और इसीलिए हम इसे वेंट्रल या एंटीरियर ट्रैक बोलते हैं इसे। और उसमें जो लेटरल फाइबर्स है ना, दे आर फॉर लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, और मीडियल फाइबर्स आर फॉर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या ओरिएंटेशन यहाँ के मिड ब्रेन के लेवल पे हमें मिलती है।
इस ट्रैक में, तो इससे भी एमसीक्यू बन सकता है। लैटरल फाइबर्स आर फॉर लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मीडियल फाइबर्स आर फॉर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर ये फर्दर डिसाइड करता है और पोन्स के लेवल पे आ जाता है, मिड ब्रेन के बाद पोन्स के लेवल पे आ जाता है। यहाँ पोन्स का लेवल शो नहीं किया गया, लेकिन पोन्स पे भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पर इस ट्रैक्ट के फाइबर्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। द ट्रैक्ट फाइबर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल बंडल्स बाय पोन्टोसेरिबेलर फाइबर्स। पोन से कुछ फाइबर्स जाते हैं सेरिबेलम की तरफ, वो इस ट्रैक्ट के बंडल्स को उसको स्मॉल उसमें बंडल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क है वो पोन्स के लेवल पे। फिर फर्दर डिसेंड करता है, मेडला के लेवल पे आता है, और यहाँ पर तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले ये कि ये एंटीरियरली इस ट्रैक्ट के सारे फाइबर कन्वर्ज होकर यहाँ पर एक स्वेलिंग बनाते हैं मेडला के लेवल पे, जिससे हम पिरामिड बोलते हैं। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस ट्रैक्ट इज पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये पहला लैंडमार्क हो गया। ट्रैक्ट फाइबर्स एंटीरियरली कन्वर्ज होकर एक स्वेलिंग बनाते हैं जो कि आपको एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ब्रेन से भी नजर आती है, और वो स्वेलिंग पिरामिडल शेप है। तो इस ट्रैक्ट को हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का दूसरा नाम पिरामिडल ट्रैक्ट है, ठीक। अच्छा, दूसरा लैंडमार्क ये है कि इस ट्रैक्ट के 80% फाइबर्स वो डिकेसेट करके कंट्रालैटरल साइड पे चले जाते हैं एज लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। 80% फाइबर्स उन्होंने क्रॉस किया और वो दूसरी साइड पे चले गए और दूसरी साइड पे डिसेंड किया, उनको अब इस ट्रैक का नाम हो गया लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये इस साइड के फाइबर इधर चले गए और दूसरी साइड के फाइबर जो है वो इस तरफ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिकेसेशन बनेगी और उस डिकेसेशन को हम कहेंगे मोटर डिकेसेशन। अब वो बात आ गई कि वो जो एमसीक्यू आता है कि मोटर डिकेसेशन किस ट्रैक से बनती है और सेंसरी डिकेसेशन किससे बनती है। तो सेंसरी डिकेसेशन की अभी हमने पहले बात की थी, ठीक है। वो आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम बना रहा था, और ये जो मोटर डिकेसेशन बन रही है वो इस लेवल पे वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से बनती है, ठीक। अच्छा, ये 80% फाइबर्स तो ये हो गए, बाकी 25% आ गए। 20% फाइबर्स जो हैं वो इप्सिलेटरल साइड पर डिसेंड करेंगे, ठीक है। इप्सिलेटरल साइड पर डिसेंड करेंगे एज एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो दीज आर द 2 डिवीजन्स ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। 20% फाइबर्स इप्सिलेटरल साइड पर डिसेंड करेंगे, ठीक है, और वो भी क्रॉस करके दूसरी साइड पे सप्लाई देंगे, बट जस्ट बिफोर देयर टर्मिनेशन, ठीक है। वो वेरियस लेवल्स पे वो जो है वो क्रॉस करेंगे और एंड अप उन्होंने दूसरी साइड पे होना है, और वहां पर फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि स्केलेटल मसल को सप्लाई होता है उसको उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो इस तरह से एक और चीज हमारे सामने आई कि जो डिसेंडिंग पाथवे हैं उनमें कितने टोटल न्यूरॉन इन्वॉल्व हैं? 2 न्यूरॉन्स, ब्रेन से लेके इफेक्टर तक, ठीक है। एक ही अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ तक अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन से लेके यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड तक, और दूसरा लोअर मोटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से फाइनल इफेक्टर तक। तो डिसेंडिंग पाथवे में टोटल कितने न्यूरॉन आ गए? 2 न्यूरॉन आ गए, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये इंटीरियर हॉर्न से जो आ गया अल्फा मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। और असेंडिंग में कितने आए टोटल? असेंडिंग में ज्यादा है, असेंडिंग में 3, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि थैलेमस तक जाता है, और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि थैलेमस से आगे कॉर्टेक्स तक जाता है। तो ये भी फर्क है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पिरामिडल स्वेलिंग को हमने डिस्कस कर लिया, डिकेसेशन को हमने डिस्कस कर लिया, इसको मोटर डिकेसेशन बोलते हैं। अच्छा जी, ये वही वाली चीज है कि फाइबर्स ऑफ द एंटीरियर और वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये वाला जो ट्रैक, ठीक है, फाइबर्स ऑफ एंटीरियर या वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट दे टर्मिनेट on the motor neurons in the ventral horn of spinal cord after crossing over in cervical and upper thoracic segment. तो ये जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये इसके फाइबर भी जैसे मैंने आपको पहले बोला था ये क्रॉस करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रॉस ये मेडुला के लेवल पे नहीं किया, ये जहां पर इनकी टर्मिनेशन सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक में बेसिकली इसकी टर्मिनेशन है, सर्वाइकल सेगमेंट्स में और अपर थोरेसिक में। तो वहां जाके ये क्रॉस करके जस्ट बिफोर टर्मिनेशन ये क्रॉस करेंगे और अपोजिट साइड के स्केलेटल मसल उसके सॉरी अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाएंगे और फिर वो उसको सप्लाई हो जाएगा। फंक्शन इस ट्रैक्ट का क्या है? पिरामिडल ट्रैक्ट का कंट्रोल ऑफ fine skilled movements especially of the distal parts of the limbs on the opposite side, okay, fine skilled movements of the especially of the distal parts of the limbs on the opposite side या contralateral side.
अब कुछ जो हमारे हैं मिसलेनियस डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, उनकी बात कर लेते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर, इनको तो हमने डिस्कस कर लिया ना, ये हेड एंड नेक के लिए था और ये बाकी पूरी बॉडी के लिए। उसके अलावा ये 3 ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड रेटिकुलोस्पाइनल, जिसके आगे 2 डिवीजन होती हैं, मेडुलरी एंड पोंटाइन। तो ये 3, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल। अब इसमें जो सबसे पहले रूब्रोस्पाइनल, ठीक है, ये वो मेन ट्रैक्ट है जिसमें अगर खुदा ना खास्ता हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट अगर डैमेज हो जाए तो इस ट्रैक्ट ये अगर प्रिजर्व हो जाए तो इसके थ्रू हम मूवमेंट्स, ग्रॉस मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। अगर पिरामिडल ट्रैक्ट डैमेज हो जाए तो रूब्रोस्पाइनल के थ्रू एक अल्टरनेट और एक्सेसरी पाथ बनवाता है जिससे हम किसी हद तक मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली एक्साइटेटरी है फॉर लिम्ब फ्लेक्सर्स, ठीक है, लिम्ब फ्लेक्सर्स को उनके लिए एक्साइटेटरी है। इट कंट्रोल्स द लिम्ब फ्लेक्सर्स। ओरिजिन इसका कहां से, जैसे नाम से है रूब्रोस्पाइनल, तो रेड न्यूक्लियस जो है मिड ब्रेन में, वहां से ओरिजिन लेता है। और एंड इसका कहां है, स्पाइनल कॉर्ड पे, एंटीरियर हॉर्न में, ठीक है, जस्ट लाइक द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेंट्रल या एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और डिकेसेशन इसकी, यस डिकेसेशन इसकी है, ठीक है, डिकेसेटिव, सॉरी, वेस्टिबुलोस्पाइनल, ठीक है, ये एक्सटेंसर्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स लिम्ब एक्सटेंसर्स एंड कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है, एक्सटेंसर्स के लिए ये फैसिलिटेटरी है और बैलेंस एंड पोस्चर की मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन जो है वेस्टिबुलोस्पाइनल, नाम से जाहिर है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है बोन्स के, वहां से ये और मेडुला के वहां से ओरिजिन दे रहा है और स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है। इप्सिल लेटरल इसकी जो है इसका डिसेंड है। तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट है जो कि आपके पोस्टर और उसके लिए मेंटेनेंस के लिए वो है रेटिकुलोस्पाइनल, ठीक है, रेटिकुलोस्पाइनल, दिस इन्फ्लुएंसेस वॉलंटरी मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस एंड मसल टोन, ठीक है। पोंटाइन जो है वो इंक्रीज करता है मसल टोन को, जो पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो उसके लिए फैसिलिटेटरी है। गैमा इफरंट डिस्चार्ज, मसल टोन, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, उनके लिए कोई भी नाम आ सकता है। तो अपने तीनों एक ही चीज कर रहे हैं ना, मसल टोन में सारों की इन्वॉल्वमेंट थी, शुरू में हमने डिस्कस किया था। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मसल टोन और गैमा इफरंट डिस्चार्ज, उसके लिए ये फैसिलिटेटरी है। और मेडुलरी जो है वो इसके लिए इनहिबिटरी है, इन तीनों चीजों के लिए, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मसल टोन और गैमा इफरंट डिस्चार्ज, उनको मेडुलरी ट्रैक्ट जो है वो उसको डिक्रीज करता है। ये इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो आपके एमसीक्यूज में आ सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पोंटाइन इज फैसिलिटेटरी फॉर मसल टोन, स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड मेडुलरी इज इनहिबिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट फाइबर्स जो स्टार्ट होते हैं, पोन्स में भी स्टार्ट होते हैं, मेडुला में भी उसके मुताबिक मेडुला से स्टार्ट हो रहे हैं तो मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल है, पोन से स्टार्ट हो रहे हैं पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, और एंड इनका स्पाइनल कॉर्ड और डिकेसेशन नो मेन। तो यहाँ पर हमारे है लोअर मोटर कहां से कर सकते हैं कि दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स व्हिच इनरवेट द स्केलेटल मसल, फिगर में देखा, ठीक है, ये वो मोटर न्यूरॉन है व्हिच इनरवेट करते हैं स्केलेटल मसल को, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट द फाइनल कॉमन पाथवे टू द स्केलेटल मसल, ठीक है। ये काफी ज्यादा एमसीक्यू खासतौर पे जब जिस जमाने में हमने दिया था उस जमाने में पार्ट 1 बहुत ज्यादा ऐड करता था। The final common pathway to the skeletal muscle is constituted by lower motor neurons, ठीक है, alpha motor neurons. If any impulse has to go to the skeletal muscle, it must go through lower motor neuron, ठीक है। If any motor impulse has to go to the skeletal muscle, it must go through lower motor neurons. हैं कौन ये? These are alpha motor neurons, ठीक है, वही जैसे हमने फिगर में देखा था, in the ventral horn of the spinal cord। और दूसरे कौन से हैं ये मोटर न्यूरॉन्स इन द मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन द ब्रेन स्टेम, यस, वो भी लोअर मोटर न्यूरॉन। आमतौर पे हम लोअर मोटर न्यूरॉन का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में सिर्फ ये आता है कि ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, लेकिन जाहिर है कि अभी जो कॉर्टिको-बल्बर ट्रैक्ट में जैसे डिस्कस किया उसमें जो कॉर्टिको-बल्बर था वो उसमें अपर मोटर न्यूरॉन थे और वो जहाँ जाके क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पे एंड अप होता था और वहां से जो सेकंड न्यूरॉन एग्जिट करके जा रहा था हेड एंड नेक मसल्स के पास, वो भी लोअर मोटर न्यूरॉन जो स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रहा है वहां के।
अपर मोटर न्यूरॉन्स दे आर प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, उनके लेवल से अबव, ठीक है। दीज इंक्लूड पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा सेरेब्रल ट्रैक्ट्स। अभी जो हमने वो डिस्कस किए न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मिडब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, वो जो है पिरामिडल और एक्स्ट्रा सेरेब्रल ट्रैक्ट में वो अपर मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है। Yes, this is something important. The neurons in the cerebellum and basal ganglia, they are not considered upper motor neurons. ठीक है, तो उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो भी हालांकि अबव लेवल पे प्रेजेंट है, लेकिन दे आर नॉट स्पेसिफिकली कंसिडर्ड अपर मोटर न्यूरॉन्स। इनका जो डिफरेंस है इन द लियन, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन का और अपर मोटर न्यूरॉन का, ठीक है। बहुत दफा आप लोगों ने वार्ड्स वगैरह में इसके बारे में बात की, तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं कि लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, और पैरालिसिस कैसा होगा, फ्लैसिड होगा। अपर मोटर न्यूरॉन लियन में देयर इज लॉस ऑफ फाइन स्केल्ड मूवमेंट्स, स्पेशली ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स ऑन द अपोजिट साइड, एंड देयर इज स्पास्टिक पैरालिसिस। इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस है, उसमें स्पास्टिसिटी आ जाती है। लोअर मोटर न्यूरॉन में देयर इज लॉस ऑफ मसल टोन, ठीक है, हाइपोटोनिया इन द अफेक्टेड पार्ट, आप कह सकते हैं हाइपोटोनिया हो सकता है या एटोनिया हो सकता है। और अपर मोटर न्यूरॉन में आप सबको पता है देयर इज इंक्रीज्ड मसल टोन या हाइपरटोनिया। Another feature is that lower motor neuron line में limited number of muscles are affected usually, ठीक है, एक नर्व या उससे जितने भी मसल्स आगे सप्लाई हो रहे हैं, और इसमें आमतौर पे पूरा हेमिप्लीजिया होता है, पूरी वन साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड हो सकती है, तो लार्ज नंबर ऑफ मसल्स आर अफेक्टेड अपर मोटर न्यूरॉन लाइन में। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लाइन में सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस दे बोथ आर लॉस्ट, ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ सुपरफिशियल एज वेल एज डीप रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, और डीप रिफ्लेक्सेस जितनी भी आपकी टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे नी जर्क, बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स, ये सारी डीप रिफ्लेक्सेस। जबकि अपर मोटर न्यूरॉन लाइन में देयर इज लॉस ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाती हैं, जैसे कि प्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, जबकि डीप रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एक्सैजरेटेड हो जाती हैं हाइपरटोनिया की वजह से, ठीक है। हाइपरटोनिया की वजह से डीप रिफ्लेक्सेस, नी जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, जैसे आप चेक करते हैं टेंडन, वो सारा आपको बेटर पता है कि वो सारी एक्सैजरेट कर जाती है। क्लोनस भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, रेगुलर रेपिटेटिव रिदमिक मूवमेंट्स, ठीक है, ड्यू टू एक्सैजरेशन ऑफ स्ट्रेच एंड इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ये फिनोमेना आता है, ये भी क्लोनस कैन बी प्रेजेंट इन अपर मोटर न्यूरॉन में। फिर ये चीज है कि एट्रोफी दोनों में होती है, लेकिन इसमें जो है मार्ग है लोअर मोटर न्यूरॉन में, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ द ट्रॉफिक एक्शन ऑफ नर्व्स, ठीक है। बेसिकली ट्रॉफिक एक्शन ऑफ नर्व होता है जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, नर्व में से न्यूरोट्रॉफिन जो है वो मसल को ट्रॉफिक एक्शन देते हैं, ये लोअर मोटर न्यूरॉन में मार्क होगा। जबकि अपर मोटर न्यूरॉन में स्लाइड होगी, ठीक है, स्लाइड मसल एट्रोफी होगी, और वो डिसयूज की वजह से होगी, ड्यू टू दिस पेशेंट बेड रिदम है, तो डिसयूज की वजह से हो सकती है। फेसिकुलेशन और फिब्रिलेशन जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में डेफिनेटली प्रेजेंट होती है आमतौर पर, ठीक है, और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में वो नहीं होती। फेसिकुलेशन और फिब्रिलेशन फर्क क्या है? फिब्रिलेशन जो है वो इनविजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, और फेसिकुलेशन जो है ये विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, मसल ट्विच, ये इनविजिबल होती है और ये विजिबल होती है। कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ पैरालाइज्ड मसल। लोअर मोटर न्यूरॉन लाइन में कंट्रैक्चर्स आमतौर पे आपको नजर आते हैं, जबकि अपर में आमतौर पर कंट्रैक्चर्स जो है मसल कंट्रैक्चर्स वो नजर नहीं आते। फिर ये साइन तो ये काफी दफा आपको परफॉर्म कर चुके हैं, बेबिंस्की साइन, ठीक है, बेबिंस्की साइन जो है या अपगोइंग प्लांटर, ठीक है, ये एब्सेंट है लोअर मोटर न्यूरॉन में और अपर में ये प्रेजेंट होते हैं आमतौर पे अपगोइंग प्लांटर। बाद एमसीक्यू वाले से भी आ जाता है कि व्हाट other conditions